Hello everyone. So let us just see Empires and Kingdoms 6 to 10th century. Third chapter है Tapestry B, theme B Tapestry of Past, जो chapter class 7 second book जो आई है social science की उसका आगे का chapter है Further South और South में हम और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए वो जानेंगे. So nearly a millennium before our period, Pandya, Chola and Chera kingdoms were mentioned in an edict of Ashoka's as his southern neighbors. जो हम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं 6 से 10th century BC, उससे बहुत पहले की बात है. अशोका जब रूलर थे उनके एडिक्ट्स में जो उन्होंने लिखवाए हुए हैं उसमें उन्होंने जो सदर्न नेबर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, जैसे पांड्यास, चोलास एंड चेरास. दे ऑल्सो फिगर्ड इन संगम लिटरेचर. इनके बारे में हम संगम लिटरेचर में भी पढ़ते हैं. जो संगम लिटरेचर क्या है? तमिल पोएट्री का कलेक्शन है. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इनके बारे में चैप्टर में. एंड वी फर्स्ट मेंशन देम इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. इनके बारे में हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा हुआ है जब ये चैप्टर पढ़ा था, द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इन पर्टिकुलर फिगर 6.14 जब हमने चैप्टर देखा था. देन दे सीम्ड टू डिसअपियर. उसके बाद ये डिसअपियर हो गए, एक्लिप्स्ड बाय द अदर पावर्स, और दूसरी पावर ने इनको कवर कर लिया, ढक लिया. नाउ दे री इमर्ज. उसके बाद ये जो पावर्स हैं ये दोबारा से पावर में आए, है ना. अभी आगे एक फिगर दिखाऊंगी, उसमें दिया हुआ है शेपिंग द साउथ पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ एंड ऑफन एट वॉर विद ईच अदर. अब ये जो पावर में दोबारा से आ रहे हैं ये आपस में फिर से एक दूसरे के साथ भिड़ते रहते थे, वॉर पे रहते थे एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए. जैसे ये वाले में हम देख सकते हैं कौन कौन, चोलास, चेरास एंड पांड्यास. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. पांड्यास के बारे में सबसे पहले दिया है कि पांड्यास रोज टू पावर बाय 6th सेंचुरी. 6ठी शताब्दी तक ये पावर में आए, अलाइड विद चालुक्यास. इन्होंने चालुक्यास और पल्लवास के साथ मिलकर बहुत सारा एरिया जो है सदर्न तमिलनाडु का थोड़े समय के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए, और नदन पार्ट जो है श्रीलंका का उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया. नदन पार्ट श्रीलंका का मतलब ये वाला पार्ट कि श्रीलंका का नॉर्थ वाला पार्ट, और तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु इधर है तो उसका सदर्न पार्ट. तो इस वाले एरिया पे बहुत समय तक उनका, बहुत थोड़े समय तक इनका कंट्रोल रहा. ठीक है, ये देखो लिखा है नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड सदर्न तमिलनाडु. देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस अटेस्ट टू मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया वाया पोर्ट सच एज कोरकाई. कोरकाई जैसे पोर्ट सिटी के बारे में हमें दिया गया इन्फॉर्मेशन. पोर्ट जहां से जहाज वगैरह पानी में, समुद्र में जाया करती थी ट्रेड के लिए, है ना, व्यापार करने के लिए. साउथ ईस्ट जो एशिया के कंट्रीज हैं वहां पर हमें बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, कॉइन्स भी मिलते हैं जो ट्रेड रिलेशंस के बारे में बताते हैं. देयर कैपिटल वाज मदुरई. इनकी जो कैपिटल थी वो मदुरई में थी. अ वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर. ये जो मदुरई है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कल्चरल सेंटर था. यहाँ पर कल्चरल अगर वे में हम देखें तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स, क्रिएटेड रॉक कट टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर बनवाए गए पत्थरों को काट कर. पेट्रोनाइज्ड पोएट्स, जो कवि वगैरह थे उनको उन्होंने संरक्षण दिया. एक कॉपर प्लेट का मेंशन है, मतलब कॉपर प्लेट हार्ड सरफेस होता है उस पर लिखवाया गया है their translation of the Mahabharata into Tamil, which unfortunately has not survived. जो महाभारत एपिक है उसका ट्रांसलेशन तमिल लैंग्वेज में किया गया, लेकिन अब वो सरवाइव नहीं करता, मतलब वो नष्ट हो गया है. इन द 10th century the mighty Cholas swept them aside, but they would re-emerge some 3 centuries later. 10वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो चोलास थे उन्होंने इनको स्वैप कर दिया मतलब हटा दिया पांड्यास को, लेकिन फिर से ये री इमर्ज हुए 3 शताब्दी बाद. कौन? हम पांड्यास के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये मैप में मैंने आपको दिखा दिया. तो ठीक है, तो आगे अब देखते हैं. मीनवाइल अलोंग द Kerala coast, Cheras, also known as Chera Perumals, maintained their independence despite their neighbors' military power. यहाँ पर जो चेरास के बारे में हमने पढ़ा, ये इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को मेंटेन करके रखा. देन नेक्स्ट देखते हैं. देन केम चोलास. अब हम चोलास के बारे में पढ़ते हैं ना. सो चोलास रीबॉर्न अंडर विजयालय इन 9th century. 9वीं शताब्दी में फिर से ये रीबॉर्न हुए. हमने देखा कि पहले एक बार इनका अस्तित्व खत्म हो गया था, फिर 9th century में ये री इमर्ज हुए. किसके अंडर में? विजयालय. फ्रॉम his new capital of Tanjavur, now spelt तंजावुर. अब उसे हम तंजावुर कहते हैं. तंजावुर उस समय कैपिटल का नाम था. उन्होंने फाउंडेशन रखी स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेरस किंगडम का, एक ऐसे साम्राज्य की, एक ऐसे राज्य की जो स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था और समृद्ध था. जो विजयालय थे उसके बेटे का नाम था आदित्य. आदित्य फर्स्ट एक्सपैंडेड इट बाय डिफीटिंग द पल्लवास. इन्होंने, मतलब चोला किंगडम के आदित्य फर्स्ट ने पल्लवास को हराया, ब्रिंगिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश अंडर चोला कंट्रोल.
हम इनकी बात कर रहे हैं, अभी चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पल्लवास को हराया। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट है वो और तमिलनाडु का बहुत सारा जो एरिया है उस पे चोलास का कंट्रोल हो गया, वही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। द चोलास एंडेड अप बिल्डिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया हिस्ट्री नोन फॉर इट्स एलाबोरेट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स पावरफुल नेवी एंड ग्रैंड टेम्पल्स। चोला एक बहुत ही बड़े लार्जेस्ट एम्पायर हम कह सकते हैं साउथ इंडिया में इमर्ज हुआ हिस्ट्री में। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब शासन व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी थी। वहां उनकी नेवी बहुत मजबूत थी, बड़े बड़े उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे और उन्होंने संरक्षण दिया था ऐसे आर्ट सच एज स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर। इस तरीके के जो स्कल्पचर्स वगैरह होते थे जो बनाते थे कलाकार, उनको उन्होंने संरक्षण भी दिया था और तमिल लैंग्वेज को संस्कृत लैंग्वेज के साथ साथ प्रमोट किया। देयर इंस्क्रिप्शंस मेक यूज ऑफ बोथ लैंग्वेजेस। उनके इंस्क्रिप्शन क्या होता है, हार्ड सरफेस पे जब खुदा के कुछ लिखवाते हैं तो दोनों भाषाओं में थे, संस्कृत में भी थे और तमिल में भी थे। द फर्टाइल कावेरी डेल्टा along with efficient irrigation techniques ensured a steady agricultural output and contributed to the prosperity of empire's heartland। देखो यहाँ पे जो कावेरी नदी थी और इरिगेशन टेक्निक भी इनकी बहुत अच्छी थी, और दूसरा जो कावेरी नदी थी, ये देखो ये रही है ना, तो इसका जो पानी था इसकी वजह से खेती वहां बहुत अच्छी होती थी। एज चोला डोमिनेंस इन साउथ इंडिया लास्टेड अंटिल 13th century, वी विल मीट देम अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर। इनका जो डोमिनेंस था साउथ इंडिया में 13th century तक लास्ट हुआ, मतलब 13th century तक था। इनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से पढ़ेंगे। ये एक यहाँ पे स्कल्पचर दिख रहा है, ये अर्ली ब्रॉन्ज स्कल्पचर है चोला के समय का ऑफ नटराज और लॉर्ड ऑफ डांस एज एस्पेक्ट ऑफ शिवा सिंबलाइजिंग द डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पर ये नटराज की मूर्ति आप देख सकते हैं बनाई गई है। डोंट मिस आउट, यहाँ एक फैक्ट दिया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंस्क्रिप्शंस बिगिन यूजिंग बोथ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। अभी हमने देखा इंस्क्रिप्शन जो है दोनों भाषा में लिखे जाते थे, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज में भी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। इन लैंड ग्रांट्स मतलब जब किसी को जमीन का हिस्सा दान दिया जाता था, लैंड जमीन दान दी जाती थी, रूलर एंड हिज डायनेस्टिक हिस्ट्री वर ऑफन प्रेज्ड इन संस्कृत। तो जो राजा है जो दान दे रहा है या फिर उसकी जो फैमिली रही है उनके बारे में प्रेज मतलब तारीफ की जाती थी। वाइल द ऑपरेटिव डिटेल्स ऑफ द ग्रांट वर रिकॉर्डेड इन लोकल लैंग्वेज, और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उनकी डिटेल्स लिखी जाती थी। व्हाई डू यू थिंक सच इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन 2 लैंग्वेज? 2 भाषाओं में क्यों लिखा जाता था? मेरे हिसाब से ताकि बहुत बड़े लेवल पे उसको लोग जान सके कि किसी राजा ने क्या काम किया है, और लोकल लोगों को भी पता चल सके, साथ ही साथ जो उस एरिया के नहीं है उनको भी भाषा समझ में आ सके। नाउ नेक्स्ट इज अदर डेवलपमेंट्स। और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? वी हैव सो फार प्लेस्ड मोर एम्फेसिस ऑन राइज एंड डिक्लाइन ऑफ लीडिंग पॉलिटिकल पावर्स ऑफ दिस पीरियड। व्हाट हैपेंड टू द सोसाइटी इन द मीन टाइम? अभी तक हमने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर है, चोलास, चेरास, पांड्यास, इनके बारे में पढ़ा, लेकिन जो सोसाइटी थी उस समय की, उसमें क्या चल रहा था, उस वक्त कैसे शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में अब जानेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले शासन व्यवस्था कैसी थी? सो एज वी सॉ सेवरल टाइम्स, द फॉल ऑफ लार्ज यूनिफाइड एम्पायर्स gave way to smaller decentralized kingdom. Kings like the Chalukyas and Rashtrakuta ruled their core regions directly but governed other regions through subordinate rulers called Samantas, the equivalent of tributaries or vassals. तो जब भी एक कोई बड़ा एम्पायर होता है तो वो क्या करता है, सेंटर में तो एक खुद की पावर होती है, जैसे चालुक्या की थी, राष्ट्रकूटा की थी, बाकी जो एरिया वो जीत लेते हैं वहां पर अपने अंडर में काम करने के लिए एक सबऑर्डिनेट रख देते हैं। ये देखो लिखा, सबऑर्डिनेट एक रूलर रख देते हैं जिसे कि सामंता कहा जाता है। यहाँ एक सामंत होगा, यहाँ दूसरा सामंत होगा, यहाँ तीसरा सामंत होगा, ये सब इस मेन राजा के अंडर काम करते हैं। इन्हें हम ट्रिब्यूटरीज या वसल्स भी बोलते हैं। ये जो सामंताज है ये इंडिस्पेंसिबल होते हैं एज दे लेड आर्मीज एंड मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये यहाँ पर जो लोकल यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन व्यवस्था है, वो भी संभालते हैं सामंत जो होते हैं। येट देयर लॉयल्टी कुड बी फ्रेजाइल स्पेशली व्हेन दे फेल्ट दैट एम्पायर सेंट्रल अथॉरिटी वाज वीकनिंग। लेकिन अब क्योंकि इनके पास थोड़ी थोड़ी पावर है, जैसे ही इन्हें पता चलता है कि जो मेन सेंटर वाला राजा है उसकी पावर कम हो रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये फिर से ये अपनी लॉयल्टी प्रूव नहीं करते हैं और अपना अधिकार कर लेते हैं। जैसे लाइक राष्ट्रकूटा वन सामंताज अंडर द चालुक्यास। राष्ट्रकूटा बड़ा किंगडम बना लेकिन वो खुद भी तो पहले सामंत ही था चालुक्य के अंदर, है ना। जैसे मेन था चालुक्य, यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर चालुक्य था और चालुक्य के अंडर एक सामंत था,
जो कि इसका नाम था राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा पावर में कब आया? जब ये चालुक्यास जो थे वो थोड़े उनकी पावर कम होने लगी। इवेंचुअली ग्रू पावरफुल इनफ टू ओवरथ्रो देयर ओवरलोड, और इतने पावरफुल हो गए ये राष्ट्रकूटा कि उन्होंने अपने जिनके अंडर वो थे मतलब चालुक्यास को ही हटा दिया है ना, और खुद शासन में आ गए। नाउ डायरेक्टली कंट्रोल्ड टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, भुक्तीज और राष्ट्रास। फिर से वही वाला डायग्राम यहाँ पर मैं बना रही हूँ। जैसे ये एक साम्राज्य है तो इसमें ये जो छोटे छोटे सेंटर से बटा हुआ है तो इसको क्या कहा जाता था? भुक्तीस कहा जाता था या राष्ट्र कहा जाता था। डिस्ट्रिक्ट्स में बटे होते थे मंडल्स, फिर विलेज। जैसे सबसे छोटे होते हैं विलेज, बहुत सारे विलेज साथ में आए तो उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे साथ में आए तो उनको हम कहते हैं मंडल। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। नाउ नेक्स्ट इज विद स्पेशल ऑफिशियल्स एट एवरी लेवल, और हर जैसे गांव भी है तो यहाँ पे भी एक स्पेशल ऑफिसर होगा संभालने के लिए, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, ऐसे ही जो ये बड़ा मंडल है वहां पर भी होगा। जैसे अभी भी तो है अपने यहाँ पर, आपका एक गांव होता है फिर बहुत सारे गांव मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक स्टेट बनाते हैं, वैसे ही विलेजेस जो है वो सबसे लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जो छोटा सा सर्कल है ये विलेज को रिप्रेजेंट करता है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है, और यहाँ पर एक हेडमैन होता है, अकाउंटेंट होता है और लोकल कमिटी होती है जो कि रिमेन लार्जली सेल्फ गवर्न, वो अपना गवर्नेंस जो है वो खुद ही चलाते हैं। मतलब एक गांव जो होगा, देखो इसको देखो, एक गांव है ये विलेज, बहुत सारे ऐसे विलेज आ जाएंगे तो एक क्या बनता है? डिस्ट्रिक्ट यानी मंडल। फिर ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे जिसके अंदर और भी गांव होंगे, तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बनाते हैं? भुक्ति या राष्ट्र। समझ में आया? अब ये जो विलेज है ये सबसे छोटी यूनिट होती है, इसके अंडर कोई नहीं, मतलब इससे छोटी यूनिट कुछ नहीं होती। इसको संभालने के लिए, इसकी शासन व्यवस्था संभालने के लिए एक हेडमैन होता है, एक अकाउंटेंट होता है, लोकल कमिटीज होती हैं जो खुद से गवर्न करती हैं। बाय 9th century साउथ इंडिया सॉ द राइज ऑफ असेंबलीज एट सेवरल लेवल्स। लेट अस recall for example elaborate 10th century inscription of cholas at उत्तर मेरूर। ये उत्तर मेरूर का एक इंस्क्रिप्शन है चोला का, इसमें इज एन तमिल स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है। बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावुर का ये जो हमने देखा था एक इमेज में वो दिया हुआ है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? डिटेलिंग द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर्स टू द विलेज सभा। ये जो विलेज है इसमें जो सभा हुआ करती थी उनके मेंबर्स कैसे चुने जाते थे, कैसे उनका सिलेक्शन होता था, उस प्रोसेस को इस वाले इंस्क्रिप्शन में समझाया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो थी हमारे रूलर्स टू रूल वाला जो चैप्टर था उसमें दिया गया है। दिस शोड द लॉन्ग कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया डेटिंग बैक 1500 ईयर्स टू द जनपदास। मतलब इतने पुराने समय में भी हम देख सकते हैं कि इलेक्शन, डेमोक्रेसी जैसी व्यवस्था थी। ऐसा नहीं जिसका मन हुआ वही चीजें संभालने लग गया, चुना जाता था व्यक्ति को, जैसे आज भी हम वोटिंग के प्रोसेस से अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को चुनते हैं, ठीक वैसे ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहला वाला टॉपिक देख लिया, ये पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद ट्रेड। ठीक है, व्यापार कैसा था उस वक्त, व्यापार कैसे होता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, और सिटी कल्चर, अर्बनाइजेशन, जो अर्बन एरियाज थे, सिटीज थे, वहां पर कैसे क्या चीजें होती थी। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड लैंड ग्रांट सिस्टम दैट हैड बिगन अंडर द गुप्तास एक्सपैंडेड ग्रेटली। लैंड ग्रांट मैंने पहले भी बताया, जब जमीन दान की जाती थी, तो ये गुप्ता के समय से चल रहा है और ये अब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। किंग्स, चीफ, रॉयल फैमिलीज मेंबर्स एंड वसल्स गेव लैंड टू इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास ऑफ लैंड होल्डर्स। अब बहुत ज्यादा जमींदार, आज भी हम सुनते हैं ना गांव में कि जमींदार है, मतलब उनके पास बहुत जमीनें हैं। तो ये सिस्टम तब से ही शुरू हुआ, जो राजा है, चीफ है, या जो भी हमने सामंत वगैरह पढ़े, वो लोगों को जमीन दान में दिया करते थे, जिसकी वजह से एक नई क्लास उभर कर सोसाइटी में सामने आई, जिसे लैंडलॉर्ड कहा जाता है या जमींदार कहा जाता है। बहुत सारे जो जमीन को होल्ड करते थे डिड नॉट टिल द लैंड देमसेल्फ, ये खुद इतना जमीन इनको मिल गया है कि खुद उस पे खेती नहीं करते थे। सजेस्टिंग दैट पावरफुल इंटरमीडियरीज ऑफन एक्सप्लॉइटेड पेसेंट एज सेवरल टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन अलूड टू। अब ये जो खेत है ये किसी को दान में मिल गया, कि वो उसके पास ऐसे बहुत से खेत है तो खुद तो खेती करेगा नहीं, वो किसानों से करवाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, एक मिडिल मैन रख दिया जाता है, इंटरमीडियरी, जो ये जिसके खेत है उसके बीच में और ये किसान के बीच में एक बीच का बिचौलिए जैसा काम करता है, और ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए, ज्यादा पोर्शन अनाज का वसूलने के लिए, या खेती से ज्यादा पैसा कमाने के लिए इनके ऊपर वो ज्यादा कंट्रोल करता है। मतलब किसानों को और ज्यादा दुख पहुंचाता है ना, किसानों को एक्सप्लॉइट करता है। पेसेंट मतलब किसान। Many grants aimed to being uncultivated land under
कल्टीवेशन एक्सपैंडिंग एग्रीकल्चर एंड क्रॉप डाइवर्सिटी। जो बहुत सारे ग्रांट्स हुआ करते थे जो जमीन दान में दिए जाते थे, उनका मेन एम होता था कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, ऐसे लैंड जिसपे खेती नहीं हो रही है, उसको उसके ऊपर भी खेती की जाए ताकि एग्रीकल्चर को और एक्सपैंड किया जा सके, क्रॉप की डाइवर्सिटी को बढ़ाई जा सके। क्लासिकल टेक्स्ट ऑन एग्रीकल्चरल टेक्निक जो हमने चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग, इसमें एग्रीकल्चरल टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा था। ये रिफ्लेक्ट करता है दिस एराज एम्फेसिस ऑन फार्मिंग। इस एरा में फार्मिंग में कितना ज्यादा जोर दिया गया। मैनी स्मॉल स्केल एंड सम लार्ज स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन वर्क्स वर अंडरटेकन। इरिगेशन मतलब सिंचाई की व्यवस्था। जब आप ऐसे खेतों में खेती करवाना चाह रहे हो जिसमें पहले कभी खेती नहीं हुई, अनकल्टिवेटेड लैंड, तो उसमें जरूर कोई कारण होगा, या तो वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी या मिट्टी अच्छी नहीं होगी। तो इन सबको रेडी करने के लिए इरिगेशन व्यवस्था मतलब सिंचाई की व्यवस्था करवाना जरूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे राज्य द्वारा, मतलब जो शासन व्यवस्था संभाल रहे उनके द्वारा सपोर्ट करके स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इरिगेशन वर्क बनाए गए, मतलब तालाब खुदवाए गए या कैनाल्स बनवाए गए इस तरीके से। पल्लवास फॉर एग्जाम्पल बिल्ट न्यूमरस टैंक्स इन तमिलनाडु, मेनी ऑफ विच आर स्टिल फंक्शनल टुडे। सो ऐसी पल्लवा डायनेस्टी थी, उन्होंने बहुत सारे टैंक्स बनवाए तमिलनाडु में, है ना, जो कि आज भी किसान यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेनी इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड द स्पॉन्सरशिप ऑफ अ वेल, अ पॉन्ड और अ टैंक, देयरबाय एलिवेटिंग द डोनर सोशल स्टेटस। अब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पत्थरों पे इस तरीके से खोद के लिखवाए गए हैं। जैसे मान लो कुआं है तो वहां पे लिखवाया हुआ है कि किसने डोनेट की है ये जमीन या किसने बनवाया है कुआं। तो जो भी ऐसा काम करते होंगे उनका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ता होगा विद बेटर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। और साथ ही साथ खेती भी अच्छी होती होगी, इरिगेशन व्यवस्था अच्छी होती होगी। कैश क्रॉप थ्राइव। कैश क्रॉप कौन से होते हैं? जिनको तुरंत मार्केट में बेचा जा सकता है, उस तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से उपज होती होगी। सपोर्टिंग एग्रो बेस्ड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है 7th century हीरो स्टोन एट अ विलेज इन तमिलनाडु। द इंस्क्रिप्शन प्रेजेस दिस local chief who along with his loyal dog fought cattle thieves, both of them losing their life. The chief and even the dog's name are given in the inscription. ये एक ऐसा पत्थर यहाँ पे हीरो स्टोन कहा जाता है। इस पे प्रेज यानी तारीफ में लिखा हुआ है ना, इसे हीरो स्टोन कहा जाता है कि किसी की तारीफ में ये लिखा गया है। एक लोकल चीफ था, मतलब हेड था उस एरिया का, ठीक है। लोकल चीफ और उसके कुत्ते के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने चोरों से लड़ाई की और दोनों ने अपनी इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। तो यहाँ पर चीफ का और उसके जो डॉग है उसका दोनों का नाम इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। नाउ अलोंग साइड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड मार्केट्स फ्लरिश्ड इन रीजनल ट्रेड सेंटर्स, स्मॉल ट्रेडर्स हैंडल लोकल ट्रेड वाइल शिप ओनिंग मर्चेंट्स कंडक्टेड लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स। सो एग्रीकल्चर के साथ साथ व्यापार भी बताया गया है, मार्केट्स भी फ्लरिश हुए। जो रीजनल उस पर्टिकुलर एरिया के ट्रेडिंग सेंटर्स थे, व्यापार के जो सेंटर्स थे वो डेवलप हुए। छोटे जो व्यापारी थे, स्मॉल ट्रेडर्स थे, उन्होंने लोकल ट्रेड संभाला। लेकिन जो शिप ओइंग मर्चेंट्स थे, जो समुद्र के रास्ते दूर भी जा सकते थे, उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस जो व्यापार है उसको संभाला। फ्रॉम 8th century ऑनवर्ड इंडियाज वेस्ट कोस्ट सॉ ब्रिस्क शिपिंग विद पोर्ट्स इन प्रेजेंट डे ईरान, इराक एंड अफ्रीकाज ईस्ट कोस्ट, व्हाइल इंडियाज ईस्ट कोस्ट कनेक्टेड विद श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया। तो हमने एक मैप में देखा था, सेकेंड वाला जो चैप्टर था इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, उसमें ईरान, इराक, ये सब जो कंट्रीज देखी थी, अफ्रीकन कोस्ट हमने देखा था, वहां से इंडिया के जो ट्रेड है वो कनेक्ट थे, है ना। और इधर की तरफ ईस्ट की तरफ हमने साउथ ईस्ट एशिया देखा था, श्रीलंका देखा था, राइट। नाउ एंड द वे टू चाइनीज पोर्ट, और चाइना के पोर्ट से भी कनेक्टेड थे जो व्यापार थे। अ सिमिलर एक्टिविटी प्रिवेल्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट अंडर द चेरास। चेरास के अंदर भी ऐसी एक्टिविटीज हुआ करती थी। अ सेट of copper plate inscription significantly refers to the presence of Christian, Muslim, Jewish traders from West Asia, showing again how India was a hub of international trade. बहुत सारे ट्रेडर्स जो जूइश थे, जो मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस थे, वो वेस्ट एशिया से आया करते थे इंडिया में। ये दिखाता है कि इंडिया किस तरीके से एक सेंटर था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। बहुत सारी कंट्रीज ट्रेड करने यहाँ आती थी। देखो यहाँ पर बार बार नाम आ रहे हैं तो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे इंडिया का ये सदर्न पार्ट है ना, तो यहाँ पर आपने देखा था कि सऊदी अरेबिया है और यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये वाला अफ्रीका का अगर आप पार्ट देखेंगे, और इधर से ये म्यांमार, इधर इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, यहाँ पे थाईलैंड है। तो इधर यहाँ से भी कनेक्टेड थे और यहाँ ईरान, इराक, ये जो कंट्रीज हैं तो इधर से भी कनेक्टेड थे, ठीक है। तो ये सारा व्यापार होता था और यहाँ श्रीलंका है। थोड़ा सा मैंने रफ ड्रॉ करके बता दिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज
ओवरऑल इंडियन सोसाइटी जो थी रिमेन लार्जली रूरल एंड अग्रेरियन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय 6 से 10 सेंचुरी सी की जो हम बात कर रहे हैं, उस वक्त जो इंडियन सोसाइटी थी मेनली रूरल थी, ग्रामीण थी और एग्रीकल्चर बेस्ड थी, मतलब खेती वगैरह ज्यादा किया जाता था। ऑल्दो सम हिस्टोरियंस हैव सजेस्टेड अर्बन डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, द एविडेंस पेंट्स अ डिफरेंट एंड मोर कॉम्प्लेक्स पिक्चर। देखो हिस्टोरियंस जो इतिहासकार है वो तो ऐसा दिखाते हैं कि अर्बन मतलब जो शहर थे वो कम हो रहे थे, डिक्लाइन हो रहे थे, लेकिन जो एविडेंस मिले हैं वो कुछ अलग ही बताते हैं और कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल एक सिचुएशन हमारे सामने रखते हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी ओल्डर सिटीज रिमेन ऑक्यूपाइड, जो पुरानी सिटीज थी वो अभी भी बिजी थी, ऑक्यूपाइड थी, लोग रह रहे थे, व्हाइल न्यू वन इमर्ज, लेकिन बहुत सारी नई सिटीज भी इमर्ज हो रही थी। वैनसांग के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने बताया था डिक्लाइन ऑफ कौसाम्बी एंड श्रावस्ती, दो सिटीज के बारे में बताया था कि ये डिक्लाइन हो रही थी, मतलब धीरे धीरे यहाँ लोग कम बस रहे थे या इनका जो वर्चस्व था वो खत्म होते जा रहा था। बट डिस्क्राइब थ्राइविंग सिटीज लाइक स्थानेश्वर, कन्याकुब्ज एंड काशी, लेकिन उन्होंने बताया कि ये स्थानेश्वर जो थानेश्वर है या कन्नौज है या काशी, ये सिटीज अभी भी थ्राइव कर रही थी। इन साउथ इंडिया सिटीज कंटिन्यू टू फ्लरिश एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस हब्स विद टेम्पल्स एक्टिंग एज सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड पोर्ट्स फ्यूलिंग मैरीटाइम ट्रेड्स। तो ये तो नॉर्थ इंडिया की हमने बात पढ़ ली है ना कि कौशाम्बी, श्रावस्ती और कौशाम्बी, श्रावस्ती जैसी सिटीज डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन स्थानेश्वर, कन्याकुब्जा और काशी ये सिटीज अभी भी थ्राइव कर रही थी, फ्लरिश हो रही थी। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिटीज अभी भी फ्लरिश हो रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी, इकोनॉमिक व्यवस्था ऐसी थी और रिलीजियस हब्स थे, क्योंकि वहां जो टेम्पल्स थे वो सेंटर ऑफ कॉमर्स यानी व्यापार का एक सेंटर थे, पोर्ट्स थे, वहां समुद्र के किनारे का एरिया है, तो मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार भी बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था। नाउ यहाँ दिया हुआ, लेट्स रिमेंबर वी ब्रीफली सॉ द राइज ऑफ लोकल मर्चेंट्स, गिल्ड्स और एसोसिएशन। इस चैप्टर में हमने देखा था राइज ऑफ एम्पायर्स पार्ट 1 में। दे कंटिन्यू टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल कंप्राइजिंग ट्रेडर्स, आर्टिशियंस एंड मनी लैंडर्स एंड सपोर्टिंग रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। हमने देखा था व्यापारियों का ग्रुप बनता था जिसे गिल्ड कहा जाता था, है ना। ये लोग अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, जैसे ट्रेडर्स, आर्टिशियंस और मनी लैंडर्स ये ग्रुप बनाते थे, है ना, और ये चैरिटेबल एक्टिविटीज को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिले हैं, लेख मिले हैं जो बताते हैं डिटेल देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि उनका स्ट्रक्चर कितना किस तरीके से था, उनके कितने मेंबर्स होते थे, क्या फंक्शन होते थे उनके, मतलब गिल्ड्स के, इसके बारे में। इन साउथ इंडिया 2 मेजर मर्चेंट गिल्ड्स ऑपरेटेड प्रीडोमिनेंटली। साउथ इंडिया में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट मर्चेंट गिल्ड्स थे, वन वाज एक्टिव इन कोस्टल एंड इनलैंड ट्रेड। एक कोस्टल ट्रेड में, चल मतलब जो समुद्री तट है उस एरिया में एक्टिव थे, और इनलैंड ट्रेड में जो दूसरे थे बिकम लार्जेस्ट इंटर रीजनल मर्चेंट एसोसिएशन। दो अलग अलग रीजन के जो मर्चेंट थे उनके साथ व्यवस्था बनाने में, एसोसिएशन बनाने में ये लोग एक्टिव थे, ठीक है। तो मर्चेंट्स के ग्रुप को कहा जाता है गिल्ड, जो कि काम करते थे, चैरिटेबल एक्टिविटीज करते थे, और ये जो व्यापार वगैरह है इनमें इनका इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। नाउ अब सोशल लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस समय में इंडिया की जो सोसाइटी है बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से ग्रो कर रही थी एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंपल डिस्क्रिप्शन। इसका कोई एक आसान सा हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। ट्रेडिशनल जो जातीज थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, मतलब उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे नए भी इसमें आ रहे थे बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, मतलब काम के बेसिस पे जातियां बन रही थी या किस रीजन में रहते हैं उस बेसिस पे। दिस क्रिएटेड कम्युनिटीज इन विच मोस्ट पीपल मैरिड विद इन देयर ग्रुप्स, सम लोकल ट्राइब्स, बॉर्डर population, foreign migrants and occupational or religious groups were absorbed into the Varna Jati system, while some communities such as foreign traders remain as outsiders। जैसे ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, तो यहाँ जो बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं वो किसी न किसी जाति में उनको मिला लिया जाता था, एब्जॉर्ब हो जाते थे वो, राइट। और ऐसी जो जातियां हैं, जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो ऐसे बढ़ते चले जा रहे थे, है ना। और इसकी वजह से दिस क्रिएटेड कम्युनिटीज इन विच मोस्ट पीपल मैरिड विद इन देयर ग्रुप, मतलब इस जाति के लोग इसी जाति में विवाह करेंगे, इस जाति के लोग इसी जाति में, मतलब सेम जाति में विवाह करना। तो ये वर्ण जाति सिस्टम एक बनता चला जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे फॉरेन ट्रेडर्स थे जो अभी भी आउटसाइडर्स थे, वो किसी भी जाति में इंक्लूड नहीं हो रहे थे। देन नेक्स्ट इज much of the data on jatis comes from text and some from inscriptions, but overall there are many gaps and an unanswered question। हमें जो जातीज के बारे में डिटेल मिलता है टेक्स्ट से मिलता है, यानी किताबों से, इंस्क्रिप्शन से, लेकिन अभी भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं, गैप्स रह जाते हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं मिलते हैं। मोर ओवर सिस्टम्स varied widely across regions showing that वर्ण एंड जाति were flexible rather than rigid। जो वर्ण जाति है आज के समय में हम जितना रिजिड देखते हैं, कठोर देखते हैं, उतना नहीं था। उस समय वेरी फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल था, मतलब एक जाति से दूसरी जाति में जाना या इंटरेक्शंस उतना टफ नहीं था। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, सेवरल सोर्सेज इंडिकेट दैट पालास एंड काकतियास whom we will meet in next chapter among other rulers were originally Shudras, the varnas of laborers, craft people, etc. But in course of time they would have been regarded as Kshatriyas, the varna of rulers and warriors. तो जैसे एक ये इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है कि जो पालास के बारे में हमने पढ़ा और काकतियास के बारे में अगले चैप्टर में आने वाला है, तो कहते हैं कि जो दोनों थे पालास और काकतियास, ये पहले शूद्रास थे, जो वर्ण जाति सिस्टम में जो एक ग्रेड होता है उसे कहा जाता है, जिसमें लेबर आते हैं, क्राफ्ट पीपल आते हैं शूद्रास में, है ना। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब ये पावर आई इनके पास, ये जीतने लगे या कहीं पे कंट्रोल हो गया, तो कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ क्या हुआ, इन्हें क्षत्रियास समझा जाने लगा। तो आप समझ सकते हो कि जाति इतनी रिजिड नहीं थी, इतनी टफ नहीं थी, लोग चेंज हो सकते थे। क्षत्रियास कौन होते हैं, जो रूलर्स होते हैं या जो वॉरियर्स वगैरह होते हैं, योद्धा। देन तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। एट द सेम टाइम टर्म्स लाइक अस्पृश्य, अस्पृश्य मतलब नॉट टू बी टच्ड, जिसे टच नहीं किया जाए, अपीयर्ड इन फ्यू टेक्स्ट, कुछ किताबों में हमें इस वर्ड के बारे में जानने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सम कम्युनिटीज रिगार्डेड एज इम्प्योर। ऐसा समझा जाता है कि कुछ कम्युनिटीज, कुछ ग्रुप ऐसे थे जो जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि ये अछूत है, इम्प्योर है, इनको टच नहीं करना है। दिस इज confirmed by other sources such as Huansang, who noted butchers, fishers, dancers, executioners and scavengers and so on have their abodes without the city. Their houses are surrounded by low walls and form suburbs. कि ये जो चीज है कि कुछ लोगों को अछूत समझा जाता था या टच नहीं करना है, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था, ये हमें और भी टेक्स्ट से कंफर्म होता है। जैसे हुएनसांग जो इंडिया में विजिट किए थे, उन्होंने बताया था कि कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा है, जैसे बचर्स जो कसाई होते हैं या जो मछली पकड़ने वाले हैं, डांसर्स हैं या एग्जीक्यूशनर्स हैं या स्केवेंजर्स जो मलमूत्र वगैरह साफ करते हैं, ऐसे जो लोग हैं इनको सिटी में नहीं रहते ये लोग, इनका सिटी से बाहर इनके घर हुआ करते हैं, इनके घर छोटी छोटी दीवारों से घिरे होते हैं और ये सबर्ब्स बनाते हैं, मतलब ये अर्बन एरिया है तो इसके फ्रिंजेस पे, किनारे पे रहते हैं ये लोग। डिस्पाइट सच डिविजन डिफरेंट वर्नास एंड जातीज ऑफन फंक्शन कोऑपरेटिवली। इतने डिविजन के बावजूद भी जो अलग अलग वर्नास हैं, जातीज हैं, ये लोग एक साथ कोऑपरेटिवली रहते थे एज ए डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स वर्क एंड फंक्शन, एटलीस्ट एट द इकोनॉमिक लेवल। देखो ये मिलकर रहना क्यों एक लाजमी था, क्योंकि इन्हीं लोग मतलब सभी लोगों का काम डिवाइडेड था, तो अगर कोई भी व्यक्ति अलग भी रह रहा है तो इनके बिना मेन सिटी का वर्क नहीं चल सकता, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, इसीलिए कोऑपरेट होकर कोऑपरेशन के साथ काम करते थे। वी विल ऑल्सो सी बिलो द सो कॉल्ड भक्ति मूवमेंट विच कट अक्रॉस द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। सेवरल भक्ति सेंट फॉर इंस्टेंस वर शूद्रास। अब हम एक भक्ति मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, जिसमें जो भक्ति सेंट हुए, जो सन्यासी हुए, वो शूद्रास जो वर्णा सिस्टम मैंने ऊपर भी बताया था आपको, उनसे बिलोंग करते थे, लेकिन वो संत हुए, है ना। तो ये सब भी हम आगे जानेंगे। एज रिगार्ड्स द पोजीशन ऑफ वीमेन, इट वुड ऑल्सो वरी वाइडली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, फ्रॉम वन सोशल लेयर टू अनदर। औरतों की जो कंडीशन थी उस समय वो भी डिफरेंट थी, रीजन वाइज भी, किसी रीजन में कैसी पोजीशन थी, किसी रीजन में कैसी, और सोशल लेयर कैसा था, मतलब जो गरीब लोग थे उनमें औरतों की जो पोजीशन है या घर में जो वैल्यू है वो अलग हुआ करती थी। जो बड़े अमीर घर हैं या राजघराने हैं या जो फेमस फैमिलीज हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, तो वहां पर उनकी पोजीशन अलग हुआ करती थी। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन हिज हर्ष चरित्र Banbhat showed women were participating in many economic and social activities, working in agriculture and craft and in court, serving as entertainers, musicians, storytellers and attendants. हर्ष चरित्र हमने देखा था कि हर्ष की जीवनी लिखी है बाणभट्ट ने, उसमें उन्होंने बताया कि उनके समय में औरतें जो हैं पार्टिसिपेट करती थी इकोनॉमिक लाइफ में, सोशल एक्टिविटीज में, खेती में, क्राफ्ट में, और कोर्ट्स जो राज दरबार है उसमें भी वो एज अ एंटरटेनर काम करती थी, म्यूजिशियन की तरह, कथावाचक की तरह और अटेंडेंट्स की तरह शामिल हुआ करती थी। बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, लेख हैं, विच रिकॉर्ड विमेन मेकिंग ऑफरिंग्स टू टेम्पल्स और गेटिंग वाटर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड, जिसमें बताया गया है, ऐसे लेख हैं कि मंदिरों में दान दिया करती थी औरतें, और जैसे टैंक्स वगैरह बनाए जाते थे वाटर के स्ट्रक्चर, तो वो भी कंस्ट्रक्ट करवाए हैं उन्होंने। तो हर स्ट्रेटा में, हर रीजन में विमेन की जो पोजीशन थी उस वक्त सोसाइटी में वो अलग अलग थी। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, लेट अस जस्ट रीड इट। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल क्वींस ascended
ascended to the throne. इस समय में बहुत सारी रानियां भी राजगद्दी पर बैठी। While most dynasty favored male heirs, युवराज, बहुत सारी जो डायनेस्टी थी वो तो जो लड़का होता है, जो प्रिंस होता है, उसी को युवराज बनाया जाता था या राजा बनाया जाता था। जैसे कि भौमा कराज इन प्रेजेंट डे उड़ीसा सो मल्टीपल फीमेल रूलर्स। ये जो भौमा कराज है इसमें बहुत सारी फीमेल्स जो है, महिलाएं जो है वो रानी बनी, उन्होंने शासन व्यवस्था संभाला, जिसमें से एक नोटेबल है त्रिभुवन महादेवी फर्स्ट इन 9th सेंचुरी। शी स्ट्रेंथन द डायनेस्टी, उन्होंने अपनी जो डायनेस्टी थी, जो जिस पे वो शासन कर रही थी, उनको उन्होंने संभाला, मजबूत बनाया। जो रिबेलियंस थे उनके अगेंस्ट जो लोग थे उनको सप्रेस किया, दबाया। डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग शासन व्यवस्था है। हिंदुओं को संरक्षण दिया और बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को संरक्षण दिया, टेम्पल्स को संरक्षण दिया और बहुत सारे लैंड ग्रांट्स भी उन्होंने इशू किए, मतलब जमीन दान में दिए अंडर द टाइटल। और उन्होंने अपना टाइटल क्या रखा था? परम भट्टरिका महाराजाधिराज त्रिभुवन महादेवी, इस नाम से उन्होंने जमीन दान दी, जिसका मतलब है सुप्रीम सोवरेन एम्प्रेस, मतलब ग्रेट क्वीन ऑफ 3 वर्ल्ड्स। तीनों दुनिया की सबसे महान रानियों में से एक के द्वारा ये लैंड ग्रांट वगैरह दिया गया, तो ये टाइटल उन्होंने रखा था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं कल्चरल लाइफ कैसी थी। सोसाइटी देख ली हमने। बाय नाउ वी हैव सीन सेवरल रूलर्स पैट्रोनाइजिंग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। हमने देखा कि राजा वगैरह जो थे वो अलग अलग जो विचारधारा है, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, इनको संरक्षण देते थे रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन इंक्लिनेशन। वो किस धर्म को मानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी वो सभी को संरक्षण देते थे। Now, those religious traditions interacted in complex ways, sharing central concepts such as dharmas, karmas, sacred spaces, artistic motifs, and sometimes deities. तो ये जो धार्मिक परंपराएं हैं एक दूसरे से जटिल तरीके से जुड़ी थी, मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़ी हुई थी, जुड़ी रही। इनके मुख्य सिद्धांत जैसे कि कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थे, जैसे कि धर्म, कर्म पे चीजें डिस्कस होती थी, या सेक्रेड स्पेसेस जो पवित्र स्थान होते थे, या आर्टिस्टिक मोटिव मतलब कि जो प्रतीक जैसे कि मूर्ति पूजन, ये सब चीजों पे डिपेंड होता था कि कौन सा धर्म कैसा है या कौन सा जो विचारधारा है वो किस भगवान को मानती है ना, डीटीज वगैरह जो देवी देवता, इनमें समानताएं थी। देन दे को एग्जिस्टेड पीसफुली। कभी कभार इनके बीच में डिस्पाइट ओकेशनल राइवलरीज, कभी कभार इनके बीच में राइवलरीज होती थी, मतलब ये लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, कॉम्पिटिशन करते थे, फिर भी बहुत समय ये ज्यादातर ये पीसफुली एग्जिस्ट करते थे। एज बिटवीन शैवाइट्स एंड जैनास इन साउथ इंडिया, खासकर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, साउथ में जो शैव यानी शिव को मानने वाले और जो जैन समुदाय के बीच में अधिकतर ये राइवलरीज होती थी, फिर भी ये लोग कोएग्जिस्ट करते थे पीसफुली। नाउ नेक्स्ट इज अराउंड द 6th century तांत्रिक स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज्ड, एम्फेसाइजिंग रिचुअल्स, मेडिटेशन, देन मंत्रास एंड वर्शिप ऑफ पावरफुल डीटीज, स्पेशली शक्ति। अब 6th century के अराउंड तांत्रिक एक और विचारधारा उभर कर सामने आई, इमर्ज हुई, जिसमें कि रीति रिवाजों पे फोकस किया गया, मेडिटेशन पे, मंत्रास पे, मंत्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। फिर डीटीज जो देवी देवता होते हैं उनकी वर्शिप, पूजा पाठ इसमें बहुत पावरफुल माना जाने लगा। स्पेशली जो शक्ति, जो देवी रूप होता है देवी देवताओं में, उनको ज्यादातर ये लोग मानते थे। बुद्धिज्म की बात अगर हम करें, पार्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय तांत्रिसिज्म, जो ये तांत्रिक स्कूल ऑफ थॉट था, इससे हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत बुद्धिज्म प्रभावित था। थ्राइव्ड इन ईस्टर्न इंडिया स्पेशली अंडर पालास। पालास हमने देखा था ईस्ट साइड में इंडिया के थे, तो वहां पर ये थ्राइव हुआ, थैंक्स टू इट्स मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज दैट ड्रू स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, बट एल्सवेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिक्लाइंड एज टेम्पल बेस्ड हिंदुइज्म एंड भक्ति प्रैक्टिस रोज। जो तांत्रिक स्कूल ऑफ थॉट है ज्यादा नहीं फैला है ना, लेकिन बहुत जगह पर ये डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि हिंदू बेस्ड जो टेम्पल बेस्ड हिंदुइज्म था या भक्ति की जो प्रैक्टिस थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ऐसे जो तांत्रिक स्कूल ऑफ थॉट्स थे उतना ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाए। देन सपोर्टेड बाय रूलर्स एंड वेल्दी मर्चेंट कम्युनिटीज, जैनिज्म रिमेन्ड पॉपुलर इन वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटका। वहीं पर अगर हम जैनिज्म की बात करें तो क्योंकि बहुत सारे जो व्यापारी थे और जो अमीर लोग थे, वेल्दी, जिनके पास पैसे हैं समाज में, उनका इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट था जैनिज्म को, इस वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ वेस्टर्न इंडिया में और कर्नाटका वाले रीजन में। मॉन्यूमेंटल वर्क्स फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड मोनोलिथिक बाहुबली एट श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका एंड जैन टेम्पल केव्स एट एलोरा और बादामी। उस समय बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे उस समय के, जो मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई कोई इस तरीके की स्कल्पचर है या कोई भी
कोई भी मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये एक श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जगह है, वहां पर 10th सेंचुरी का मोनोलिथिक स्टैचू है जिसे बाहुबली कहा जाता है। ड्यूरिंग अ स्पेशल सेरेमनी इन 2018 का ये फोटो है। बाहुबली इज अ रेवर्ड जैन फिगर डिपिक्टेड हियर इन मेडिटेशन विच लास्टेड 12 years. Notice the anthill behind him and the plant climbing around his leg and arms. कि प्लांट्स किस तरीके से ऐसे क्लाइम हो रहे हैं इनके हाथों पे, है ना। तो ये आप देख सकते हो कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया है। नाउ द पुराणास विद देयर एलाबोरेट माइथोलॉजी एंड सेक्रेड ज्योग्राफी, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, हेल्प इंटीग्रेट लोकल डीटीज एंड रीजनल मिथ इनटू ब्रॉडर पैन इंडिया कल्ट्स, especially those of Shiva, Vishnu, Krishna, and various devis. These traditions emphasized bhakti, personal devotion over Vedic sacrifices, and centered around temples, mathas, and pilgrimage sites. Now, अगर हम पुराणास की बात करें, जो पुराण है हमारे 18, तो पुराणों ने बहुत ज्यादा मदद की कि ये जो कहानियां हैं, माइथोलॉजी मतलब कि जो कथाएं हैं, ये हमारे सेक्रेड ज्योग्राफी, जो पवित्र भौगोलिक जो वर्णन है कि इस जगह से कथा रिलेटेड है, इस जगह से, तो इसने इंटीग्रेट किया जो लोकल डीटीज है और रीजनल मिथ्स हैं उसको पैन इंडिया कल्ट के लेवल पे, मतलब स्थानीय जो देवी देवता हैं या किसी एक जगह की जो कहानी है उसको पूरे भारत में बड़े लेवल पे, पूरे इंडिया में उन्होंने जोड़ने की कोशिश करी है। स्पेशली अगर हम बात करें जैसे शिव भगवान से रिलेटेड कहानियां, विष्णु भगवान से, कृष्ण भगवान से, और बहुत सारी देवीज की जो कहानियां है, देवी जो है उनकी कहानियां पूरे भारत में लोकप्रिय हुई। ये जो ट्रेडिशन था एम्फेसाइज करता है कि भक्ति मतलब पर्सनल डिवोशन, आप कैसे भगवान से जुड़ रहे हैं, ईश्वर के प्रति आप कैसे समर्पण कर रहे हैं, ओवर वैदिक सेक्रीफाइसेस एंड सेंटर्ड अराउंड टेम्पल्स, मठ्स एंड पिलग्रिमेज साइट। मतलब इनसे ज्यादा ये जो वैदिक सेक्रीफाइसेस है, इनसे ज्यादा ये ट्रेडिशन, ये परंपराएं चली। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र जो हुआ करता था कि कहां पर ये सेंटर्ड होती थी, टेम्पल्स में, मठ में, या जो पिलग्रिमेज साइट है, जो तीर्थ यात्रा के स्थल है, वहां पर। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। From 6th century onwards, these traditions crystallized into what has been called Bhakti movement. ये सारी चीजें धीरे धीरे होते होते किस चीज में कन्वर्ट हो गई, भक्ति मूवमेंट में। भक्ति मतलब होता है, भक्ति as devotion addressed to a deity did exist much earlier, but what took place now rather than an organized movement was a massive spread among all layers of society and across India. देखो, भक्ति बहुत पहले से था सोसाइटी में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। मच अर्लियर मतलब पहले से था, लेकिन अब जिस तरीके से वो एक मूवमेंट, आंदोलन बन गया था, समाज के हर लेयर में, हर तबके के लोग इससे जुड़ गए थे। द इनिशियल स्पार्क केम फ्रॉम साउथ से इसकी शुरुआत हुई, जहां पे दो ग्रुप्स बन गए, डिवोटीज मतलब भक्तों के, एंड पोएट प्रोड्यूस डिवोशनल लिटरेचर, बहुत सारी ऐसी भक्ति से भरी हुई कहानियां, कविताएं लिखी गई तमिल भाषा में, विच हैड एन एनॉर्मस इम्पैक्ट, इसका बहुत ज्यादा लोगों पे प्रभाव पड़ा। जैसे 12 अलवर्स थे, अलवर्स जो विष्णु भगवान के डिवोटी थे, भक्त थे। वन ऑफ देम अंडाल, उनमें से एक 12 में से एक अंडाल नाम है, जो एक औरत भी थी उसमें। एंड 63 नयनार्स, नयनार्स कौन होते हैं, इन्हें हम नयनमार्स भी कहते हैं, जो शिव भगवान के भक्त थे। मतलब अलवर्स यानी विष्णु भक्त जो 12 थे, उसमें से एक विमेन भी थी जिनका नाम अंडाल है, और 63 नयनार्स थे, नयनार जो शिव भगवान को पूजते हैं, इंक्लूडिंग 3 विमेन। इस 63 में से 3 जो है वो विमेन थी। देखो यहाँ इमेज में दिया हुआ है स्टैचू ऑफ कराईकल अमैयार, वन ऑफ द फीमेल नयनमार सेंट हु प्रोबेबली लिव्ड इन 6th century CE। तो ये एक आपको यहाँ पर स्टैचू दिख रहा है। मोर भक्ति सेंट्स फॉलोड इन सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। दे इमर्ज्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स एंड देयर पोएट्री कंपोज्ड मोस्टली इन रीजनल लैंग्वेजेस। जो बहुत सारे भक्ति सेंट थे ना, ये इंडिया के अलग अलग पार्ट से फॉलो करने लगे इसको, और ये एक सोशल बैकग्राउंड, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से ये आते थे। उनकी जो पोएट्री होती थी, कविताएं होती थी, रीजनल भाषा में, उस पर्टिकुलर रीजन की भाषा में लिखी जाती थी, जिससे एक डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप बना विद डिवाइन दैट वाज ओपन टू एवरीवन, जो हर किसी को समझ में आने लगी और हर लोग उनसे जुड़ने लगे। कटिंग अक्रॉस जेंडर एंड सोशल डिविजन एंड रीशेपिंग इंडियन सोसाइटी एंड लिटरेचर। और यहाँ से एक इंडिया की सोसाइटी की बात करें या लिटरेचर की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा एक चेंज आया। इट इम्पैक्ट इज लिंगरिंग टू दिस डे। आज भी हम इसकी जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, उसके बारे में देख सकते हैं कि भक्ति का प्रभाव कितना ज्यादा है। कोई किसी थॉट को मान रहा है, कोई किसी थॉट को मान रहा है, राइट। सो ये तब से शुरुआत हो गई थी। नाउ अ गैलेक्सी ऑफ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स। अब हम जानते हैं जो विद्वान वगैरह उस समय थे। सो पीरियड वी डील विथ
in this chapter saw brilliant advances in science and technology. इस समय में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हुआ. Let us look at mathematics and astronomy here, which contributed to India's renown in the ancient world. प्राचीन भारत जो था हमारा उस वक्त कैसे पूरी दुनिया में जाना जाने लगा मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, वो यहाँ पर बताया गया है. So born in 598 CE in Bhilamala, the first capital of Gujar Pratihara, remember ब्रह्मगुप्त. ब्रह्मगुप्त का जो जन्म है 598 CE में भीलामला में हुआ. ये गुजर प्रतिहार का पहला कैपिटल था. एंड ब्रह्मगुप्त वॉज एन इम्पोजिंग फिगर विद रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी. उनका जो मेजर वर्क है, जो इंपॉर्टेंट काम है, वो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत. इसमें ये जो इनका वर्क है, इसमें इन्होंने बताया था ही इंट्रोड्यूस द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन. जो आज हम अर्थमेटिक्स पढ़ते हैं उसके रूल्स क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, जीरो के साथ उन्होंने बताया. नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताया, फ्रैक्शंस के बारे में बताया. द सेम दैट यू नाउ लर्न एट स्कूल. जो आज आप मैथ के बुक में पढ़ रहे हो सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने बताए. ही ऑल्सो पायनियर्ड न्यू टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग सर्टेन इक्वेशंस. कुछ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए उसकी नई टेक्निक्स, वो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बताई. Establishing him as one of the founder of modern algebra. आज जो हम algebra मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके फाउंडर के रूप में इन्हें समझा जाता है. His work were translated into Persian and later Latin, contributing to the growth of mathematics in Arab world and later Europe. इनका जो काम है बाद में पर्शियन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में ट्रांसलेट हुआ, जिससे कि ग्रोथ हुआ मैथमेटिक्स का अरब दुनिया में या फिर यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पर. देन अदर ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, एक और है मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर उसी समय के, जिनका नाम है भास्कर फर्स्ट. इन्होंने पायनियर मतलब होता है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में वर्क किया एंड रोट अ लेंथी कमेंट्री ऑन द आर्यभट्टीय एंड विरहानका. जो आर्यभट्टीय किताब है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्री दी है, मतलब चीजें जो उसमें लिखी गई उसको एक्सप्लेन किया है. और विरहानका द फर्स्ट एंड ही वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द विरहानका फिबोनाची सीक्वेंस. ये एक मेथड होता है सॉल्व करने का, जो मैथ्स में हमने पढ़ा भी है, उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया, जो ग्रेड 7 की टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा भी है. महावीरा, फिर आता है महावीरा, अ जैन स्कॉलर, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद महावीर द ग्रेट जैन टीचर हु लिव्ड ओवर अ मिलेनियम अर्लियर. देखो यहाँ पर महावीर वो नहीं है जो जैन महावीर की यहाँ बात नहीं हो रही है. ये जैन एक विद्वान थे. ये राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा के कोर्ट में थे, राज दरबार में थे. अमोघ वर्षा नृपतुंगा ये नाम है उनका. एंड आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, तो ये जब नाम आता था ना नृपतुंगा, तो मैं इसको पढ़ती थी निपटूंगा. अमोघ वर्षा निपटूंगा. तो ये मुझे ऐसे याद रह गया था, जैसे वर्षा हो रही है उससे मैं निपटूंगा. तो ये इस तरीके से नाम मुझे ये याद हो गया था बचपन से. तो ऐसे कुछ फनी ट्रिक्स बना के आप याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा. एंड ऑथर द फर्स्ट वर्क ऑफ मैथमेटिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. उन्होंने एक ऐसा फर्स्ट किताब लिखी मैथ के ऊपर जो सिर्फ मैथ से रिलेटेड थी, उसमें एस्ट्रोनॉमी नहीं था. एक्सेप्ट फॉर हिम मैनी मैथमेटिशियन ऑफ this period refined astronomical calculation techniques, particularly to predict the position of planets in the sky at any given time. इनके अलावा जो उस वक्त के मैथमेटिशियन थे वो कैलकुलेशन क्यों करते थे कि जो ग्रह वगैरह हैं उनकी दिए हुए टाइम के हिसाब पे उनकी पोजीशन क्या होगी, कौन सा ग्रह कहां पर होगा, इसके लिए वो कैलकुलेशन किया करते थे, मैथ्स का यूज किया करते थे. बहुत सारे ऐसे विद्वान थे, स्कॉलर्स थे उसी समय के, जिनके बारे में हम जान सकते हैं टुगेदर विद देयर प्रीडिसेसर्स. और इनके जो पहले वाले थे, जैसे कि आर्यभट्ट के बारे में और वराहमिहिर के बारे में हमने पढ़ा था गुप्ता एरा, जो टेक्स्ट बुक हमारी पहली थी उसमें. और उनके सक्सेसर जो उनके बाद आए भास्कराचार्य, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे बारे में. दिस कॉन्स्टिट्यूट एन unrivaled knowledge tradition across centuries, motivated not only by a pure search of knowledge but also by pragmatic objectives such as preparation of reliable calendars or precise prediction of solar and lunar eclipse. As with art and literature, such as long tradition would not have been possible without royal patronage. जो राजा थे उस वक्त के, वो संरक्षण दिया करते थे ताकि जो विद्वान है, जो मैथ के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वो आसानी से अपना काम कर सके, तो संरक्षण दिया करते थे, उनके खर्चे की जिम्मेदारी लेते थे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा नॉलेज का सर्च हुआ और चीजें सामने आई, जिसमें आज हम रिलायबल कैलेंडर्स देखते हैं. एकदम प्रिडिक्शन जो है प्रिसाइज होता है, बिल्कुल एक्यूरेट की सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, तो ये सारी चीजें हमें जानने को मिलती हैं. ओके,
देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण करना। अब हम देखेंगे कि कैसे विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किए, क्या क्या चीजें हुई वो समझेंगे। फॉर सेंचुरीज मतलब शताब्दियों से, है ना, इंडियन रूलर्स kept a close watch on the strategic northwestern frontier, yet the subcontinent faced many foreign invasion throughout its long history। देखो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर नॉर्थ है और इधर वेस्टर्न पार्ट है, ये गुजरात वाला साइड है। तो ये वाला बहुत समय से जो हमारे राजा वगैरह थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक, हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, इसको राजाओं ने बहुत ध्यान दिया इसके ऊपर कि कोई ना आ सके। फिर भी हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसने बहुत सारे आक्रमण, इन्वेशन जो है इधर से इन्हें इन्वेशन का सामना करना पड़ा। इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक वी रेड अबाउट इन्वेशन ऑफ ग्रीक्स, शकाज एंड द कुशानास। हमने पार्ट 1 में पढ़ा भी था कि कैसे ग्रीक्स जो थे, शकाज जो थे, कुशानास जो थे, उन्होंने भी आक्रमण किया था। लेट अस नाउ हियर अबाउट द कमिंग ऑफ हुनास ऑफ द अरब्स। अब हम 2 और नए ऐसे ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने आक्रमण किया। वो पहले है हुनास और अरब्स, ठीक है। यहाँ पर आप एक पिलर देख पा रहे हैं, ट्विन विजय स्तंभस, विक्ट्री पिलर्स ऑफ ओलिकरा किंग यशोधर्मन एट मंदसौर। ओनली द लोअर पोर्शन ऑफ द पिलर ऑन द लेफ्ट remain standing. Inscription on the pillar commemorate his victory over a Huna leader. तो यहाँ पर ये जो स्तंभ है, मंदसौर में ओलिकर वंश के राजा यशोधर्मा के 2 विजय स्तंभ हैं, है ना। बायां स्तंभ जो है, जो लेफ्ट वाला है, उसका निचला भाग आज भी खड़ा है। स्तंभों पर बने हुए जो लेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, एक हुन नेता पर जो उन्होंने जीत हासिल की थी उसके बारे में बताया गया है ना, विक्ट्री ओवर अ हुना लीडर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हुनास के बारे में पढ़ेंगे, इनके चैलेंजेस क्या क्या थे। वी नीड टू गो बैक अ लिटिल इन टाइम, हम थोड़ा सा समय में पहले जाते हैं। हुनस और हुन्स वर अ नोमैडिक पीपल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन 4th सेंचुरी। नोमैडिक मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, मतलब हमारे यहाँ जिन्हें बंजारा कहते हैं, जिनका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता, खाने की तलाश में यहाँ वहां घूमते रहते हैं, तो उसे ही कहा जाता है नोमैड्स। तो यहाँ पर हुन जो है 4वीं शताब्दी में, ये जो 4th सेंचुरी है उसमें कहाँ से ओरिजिनेट हुए, सेंट्रल एशिया, ठीक है, मध्य एशिया से ये आए एक घुमंतु, या हम बोल सकते हैं नोमैड्स थे, जिन्हें हम बंजारा भी कहते हैं। विद देयर हॉर्स राइडिंग एंड आर्चरी स्किल्स एंड लाइटनिंग फास्ट अटैक्स, दे वर फायर्स कन्क्वेरर्स एंड ओवरकेम मच ऑफ द यूरोप अंटिल अ सेंचुरी लेटर देयर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। इनकी जो कुछ कुशलता थी, जैसे घुड़सवारी बहुत अच्छे करते थे, तीरंदाजी इनकी बहुत अच्छी थी, इसमें ये लोग बहुत कुशल थे, और हमला तो इतनी लाइटनिंग फास्ट, मतलब जैसे बिजली जितनी तेजी से चमकती है उतनी फास्ट ये लोग अटैक करते थे, है ना। जिसके कारण इनके जो 1 शताब्दी के भीतर ही उन्होंने, मतलब एक यहाँ दिया हुआ है ना 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी के अंदर ही उन्होंने बहुत बड़े यूरोप के हिस्से पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। ओवर केम मच ऑफ द यूरोप, बहुत सारा यूरोप उन्होंने अपने अंडर कर लिया। नाउ द हुनास मेंशन इन इंडियन लिटरेचर आर थॉट टू हैव बीन अ ब्रांच ऑफ द हुन्स। ये जो हुनास हैं, इन्हें हमारे जितना भी इतिहास लिखा हुआ है उसमें उल्लेख मिलता है साहित्य में कि उन्हें हुनों की ही एक शाखा माना जाता है। ये जो हुन आए थे ना पहले, इनकी ही एक शाखा इन्हें माना जाता है, हुनास को। Okay, now they played a part in weakening the mighty Gupta Empire as we saw in part 1 of this textbook, but could not affect India much at that time. हमने चैप्टर 1 में देखा था कि गुप्ता एम्पायर को उन्होंने वीक करने में रोल प्ले किया था, लेकिन उस समय वो ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाए थे, but could not affect India much at that time. उस वक्त ज्यादा असर नहीं हुआ था। In the early 6th century, 2 Hunas leaders in succession pushed deep into the Ganga plain despite stiff resistance from several kings. 6th century की शुरुआत हुई, उस वक्त 2 हुन नेता, मतलब जो 2 हुन लीडर थे, राजाओं ने उनका विरोध किया, फिर भी उन्होंने गंगा के मैदानों तक वो लोग चले गए थे। until they were defeated by kings of Olikara dynasty whose capital was दशापुरा, modern day मंदसौर in मध्य प्रदेश। ये कहाँ तक चले गए, तब तक आगे जाते रहे जब तक कि ओलिकर वंश के जो राजा थे उन्होंने उन्हें हरा नहीं दिया, इन 2 हुन लीडर को। ये जो ओलिकरा डायनेस्टी थी, उनकी कैपिटल कहाँ थी, दशपुरा, जो आज हम मंदसौर बोलते हैं, मध्य प्रदेश में ये जगह है ना। मैंने आपको भी इमेज भी दिखाया। दीज सक्सेसिव डिफीट्स इफेक्टिवली एंडेड हुनास पावर इन इंडिया। ये जो बार बार हार हुई बाद में उनकी, इन्हीं ने हुना की जो पावर थी इंडिया में उसको समाप्त कर दिया। बाय 7th सेंचुरी हुनास हैड एसिमिलेटेड इनटू वेरी फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। 7वीं शताब्दी तक तो
हूण जो थे ना वो भारतीय समाज में ही घुल मिल गए। एसिमिलेट मतलब होना मतलब होता है कि भारतीय समाज में ही घुल मिल गए। मैनी सर्व्ड एज सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिक बने। अदर्स टुक अप रोल्स इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था थी, लोकल शासन व्यवस्था जो थी उसमें वो रोल प्ले करने लगे। वन इंस्क्रिप्शन फॉर इंस्टेंस रिकॉर्ड अ हून सर्विंग ऑन अ टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल, जिसे कहा जाता था गौस्तिका। मतलब एक ऐसा इंस्क्रिप्शन हमें मिला है जिसमें पता चलता है कि एक हून तो मंदिर की जो व्यवस्था होती है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है, उस काउंसिल में, उस परिषद में एक इंपॉर्टेंट रोल है जो गोशिटिका नाम से जाना जाता है, उसमें वो काम करता था। दे एडॉप्टेड संस्कृत एंड प्राकृत फॉर देयर इंस्क्रिप्शंस एंड यूज्ड गुप्ता स्टाइल रॉयल टाइटल्स, कॉइन डिजाइन्स एंड रिलीजियस सिंबल्स। अब वो इतने घुल मिल गए थे सोसाइटी में कि उन्होंने जो संस्कृत और प्राकृत भाषा इंडिया की थी वो अपने इंस्क्रिप्शन में यूज करने लगे। गुप्ता काल के जो स्टाइल था टाइटल्स वगैरह लेने का, नाम वगैरह रखने का, वो अपनाने लगे। कॉइन के डिजाइन उस तरीके के होने लगे, यहाँ आप देख सकते हो, अभी हम देखेंगे इसे। रिलीजियस सिंबल भी वैसे ही अपनाने लगे। सम ऑफ देयर कॉइन्स फॉर इंस्टेंस डिस्प्ले द गॉडेस लक्ष्मी एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ विष्णु और शिवा। यहाँ तक कि उनके कुछ सिक्कों में तो लक्ष्मी जो हमारी देवी है, विष्णु और शिव भगवान जो है, उनके भी प्रतीक यहाँ पर अंकित हैं। यहाँ आप देखो लेफ्ट में ये वाले जो कॉइन है, हुना तोरामन विद हिज नेम तोरा, ठीक है, ये वाला है ना, तोरा इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इस पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नाम लिखा गया है। राइट में अ कॉइन ऑफ गुप्ता एम्पेरर स्कंदगुप्त, और यहाँ पर स्कंदगुप्त का देखो सेम सेम ये आपको देखने को मिलेंगे, है ना, इसी तरीके से ये वाला, तो कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट डिटेल्स डू यू ऑब्जर्व इन दीज कॉइन्स, क्या आप इन कॉइन्स में क्या डिटेल्स आपको दिख रही है, ध्यान से देखिए। व्हाई डू द कॉइन्स ऑफ तोरामन एंड स्कंदगुप्त अपीयर सो सिमिलर, व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ। अब ये दोनों आपको इतने सिमिलर क्यों दिख रहे हैं, इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। So the coin shows similar designs, symbols and inscriptions. इसमें हमें similar design देखने को मिल रहे हैं, symbol देखने को मिल रहे हैं, inscription भी जो लेख है वो भी। They appear similar because the Hunas adopted Gupta coin style, क्योंकि हुनों ने क्या किया था, गुप्ता का जो स्टाइल था कॉइन बनाने का वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ये शो करता है कि हुनास एसिमिलेटेड इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रैक्टिस। हुना जो थे वो इंडिया की पॉलिटिकल और जो कल्चरल सांस्कृतिक व्यवस्था थी उस वक्त की, उसमें वो असिमिलेट हो गए थे, घुल मिल गए थे। अब आगे देखते हैं। अब हम अरब्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो अरब अराइव ऑन इंडिया शोर, मतलब शोर जो होता है समुद्र का किनारा, विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ इस्लाम्स फाउंडर मुहम्मद इन 632 सीई, द न्यू रिलीजन हैड स्प्रेड फार इनटू एशिया एंड अफ्रीका। इस्लाम के जो संस्थापक थे मुहम्मद, उनकी मृत्यु हो गई, उसके कुछ वर्षों के भीतर ही, उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों के भीतर ही 632 ईस्वी में ये जो नया धर्म बना था ये बहुत दूर दूर तक एशिया में, अफ्रीका में बहुत बड़े हिस्से में फैल गया था। इन 637 इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट witnessed naval raids by Muslim Arabs on Thana, present day Thane, Baru Kutch, present day Baroch, and Debal, a port city in the delta of Indus, though without securing lasting territorial control. अब यहाँ क्या दिया गया है, जैसे हम देख रहे हैं कि इस्लाम एशिया में, अफ्रीका में बहुत बड़े पार्ट में फैल गया, तो इंडिया में कब ये शुरुआत हुई, तो 1637 में इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला पार्ट गुजरात और ये वाला, यहाँ पर कुछ जगह दी गई है, जैसे थाना, मुंबई में जो थाने जगह है, अभी हम जानते हैं, बरोच है, देबल है, इंडस डेल्टा में ये एक पोर्ट सिटी है, इन जगहों पर वो लोग आने लगे। हाँ, ये जरूर है कि वो ज्यादा समय तक वहां पर कंट्रोल नहीं किए। और ये क्या होता है, नेवल रेड्स, मतलब कि नौसेना के थ्रू उन्होंने रेड्स की, लेकिन वो यहाँ पर स्थायी क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए थे। टेरिटोरियल मतलब होता है टेरिटरी, लैंड एरिया, ज्यादा देर तक वो लास्ट नहीं कर पाए, उनका जो कंट्रोल है ज्यादा समय तक नहीं रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू कन्क्वेयर अफगान किंगडम्स वर ऑल्सो अनसक्सेसफुल एज दे मेट विद फायर्स रेसिस्टेंस। पहला जो उन्होंने अटेम्प्ट किया कि चलो अब हम कन्क्वेयर करते हैं, जीतते हैं, अफगान किंगडम्स ने जो कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उसमें वो असफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। However, things changed when the governor of Iraq sent an army under the command of his nephew and son-in-law Muhammad bin Qasim. तो पहले एक कोई आ रहा है लड़ने के लिए, कुछ लोग आ रहे हैं, तो नहीं जीत पा रहे थे। बाद में क्या हुआ, चीजें चेंज हुई जब इराक के गवर्नर ने आर्मी भेजी। किसके साथ में, कौन कमांड था कर रहा था उसको, उसका जो नेफ्यू था यानी भतीजा और दामाद जो सन इन लॉ था, उसके साथ सेना को भी भेजी। क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम, है ना, तो ये कमांड कर रहे थे।
These forces swept into सिंध। ये जो भी सेना आई वो सबसे पहले कहाँ गई? सिंध में उन्होंने प्रवेश किया। देबल फेल फर्स्ट, तो सबसे पहले देबल को उन्होंने जीत लिया, है ना, वहां पर उनकी जीत हुई। वेर अकॉर्डिंग टू द 9th century historian अल बलादुरी बिन कासिम kept up the slaughter of inhabitants for 3 days। एक इतिहासकार हैं अल बलादुरी, उनके अनुसार ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, इसने क्या किया, 3 दिनों तक, इनहैबिटेंट मतलब वहां के रहवासी, जहां पर इन्होंने जीत हासिल की, उनको 3 दिनों तक उनका संहार किया, उनको मारा। ठीक है। had a great temple housing idols destroyed, और उसके बाद एक महान मंदिर जिसमें मूर्तियां थी उसको भी नष्ट कर दिया। आइडल्स मतलब क्या होता है? अ वर्शिप्ड इमेज, जिन्हें हम मूर्ति कहते हैं। बिकॉज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम कंडेम द वर्शिप ऑफ आइडल्स, वी प्रेफर टू यूज द टर्म इमेज और इंडियन वर्ड्स सच एज मूर्ति और विग्रह। हम लोग जिन्हें मूर्ति और विग्रह कहते हैं उसमें ये जो धर्म है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, ये लोग नहीं मानते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं ना, जिसके कारण वो लोग इसका विद्रोह करते थे और मंदिर वगैरह पर आक्रमण किया करते थे। ओके, इसीलिए वे मूर्ति शब्द के स्थान पर क्या यूज करते हैं? वर्ड इमेज, छवि यूज करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम देयर बिन कासिम मूव्ड ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द अरोर, ऑल्सो अरोर प्रेजेंट डे रोहरी इन सिंध। अब उसके बाद वो लोग और ईस्ट की तरफ मूव करने लगे, सिंध से आते हुए इधर की तरफ मूव करने लगे। अब वो लोग अहरोर पहुंच गए, जिसे रोहरी कहा जाता है आज के समय में, सिंध वाले एरिया में। द कैपिटल ऑफ किंग दहर, दहर जो राजा थे उनका ये कैपिटल था, राजधानी थी। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द चाचानामा, अ 13th century पर्शियन रेंडरिंग ऑफ एन ओल्डर अरेबिक अकाउंट, चाचानामा के हिसाब से, चाचानामा क्या है यहाँ पर? 13वीं शताब्दी में किसी पुराने अरबी विवरण का फारसी अनुवाद है, ये एक तरीके से ट्रांसलेशन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, इस चाचानामा के हिसाब से, बिन कासिम डिक्लेयर टू द हर्ड, आई कंसिडर इट माई बाउंडेन ड्यूटी टू कैरी ऑन हिज रिलीजियस वार इन ओबीडियंस टू द ऑर्डर्स ऑफ गॉड्स हु से इन द कुरान। बिन कासिम ने दाहिर को क्या कहा? दाहिर राजा था अलौर का या रोहरी का, उसे क्या कहा? मैं जो ये युद्ध करने जा रहा हूं तुमसे, ये ईश्वर ने मुझे ऐसा करने को कहा है, ये मेरी ड्यूटी है कि ये जो रिलीजियस धर्म के बेसिस पे ये वॉर है, इसको मैं जीतूं। ओबीडियंस मतलब मैं मान रहा हूं क्या? ऑर्डर ऑफ गॉड, भगवान की आज्ञा को मान रहा हूं, जैसा कि कुरान में कहा गया है। ठीक है, कुरान की जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें कहा गया है। तो उसके हिसाब से क्या कहा गया है कुरान में? वेज वॉर अगेंस्ट द इनफिडल। इनफिडल मतलब क्या होता है? फॉर मिडिवल इस्लाम, इनफिडल्स वर नॉन मुस्लिम, स्पेशली हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैनास। जो मिडिवल मतलब मध्यकालीन जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, वो इनफिडल उन लोगों को कहते थे जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम इस्लाम धर्म को नहीं मानते, जैसे हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए। इनफिडल मतलब उनके हिसाब से अधर्मी, विधर्मी, जो उनके धर्म को नहीं मान रहा है। इन अ फायर्स बैटल, Dahir, riding atop an elephant, was killed by a arrow, following which his army was routed। अब क्या हुआ? बहुत भीषण युद्ध हो रहा था जिसमें राजा दाहिर जो थे हाथी पर सवार थे और एक तीर लगने से वो मारे गए, जिसके बाद उनकी जो सेना थी राजा दाहिर की, वो हार गई, पराजित हो गई। ओके, सो इसमें क्या बताया गया है कि रिलीजन के बेसिस पे ये वॉर हो रहे थे, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम का कहना था, एक यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया गया है इसके हिसाब से, क्या नाम है उस टेक्स्ट का? चाचानामा। इसके हिसाब से कि इस्लाम में ऐसा कुरान में कहा गया है कि इनफिडल के अगेंस्ट आप वॉर करो, जो आपके धर्म के विरोधी हैं या आपके धर्म को नहीं मानते, उनके खिलाफ आप वॉर करो। और राजा दाहिर की इसमें मृत्यु हो गई एक एरो के लगने से, जब वो हाथी पे सवार होकर युद्ध कर रहे थे। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे दिया है, चाचानामा रिकॉर्ड्स दैट व्हेन किंग दाहिर वाज किल्ड, हिज widowed queen put up a brave resistance, and when the situation became hopeless, she immolated herself along with other ladies. Another queen ordered her treasure to be distributed among the brave soldiers and inspired them to stand against the invaders। अब चाचानामा, इसके हिसाब से इसी किताब में क्या लिखा गया है कि जब राजा दाहिर की डेथ हो गई, है ना, जब इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उनकी जो विधवा, विडोड क्वीन, उनकी जो विधवा रानी थी, उन्होंने बहुत साहस के सामना किया या प्रतिरोध किया उस युद्ध में, है ना। लेकिन जब स्थिति पूरी तरीके से होपलेस हो गई, मतलब निराशाजनक हो गई, तो उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इमोलेटेड मतलब खुद को जला लिया, जिसे जोहर कहते हैं ना, खुद को अग्नि में झोंक दिया, आत्मदाह कर लिया। और एक और रानी थी, अनदर क्वीन, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी खजाना है उन्हें बहादुर सैनिकों में बांट देना चाहिए, ब्रेव सोल्जर्स में जो बहादुरी के साथ युद्ध में लड़े, उसमें बांटने का आदेश दिया। और आक्रमणकारियों के खिलाफ, जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनके विरुद्ध में वो
युद्ध में खड़े होने के लिए उन्हें प्रेरित किया, है ना, मोटिवेट किया। नाउ व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द वे ऑफ इंडिजीनियस पीपल रिस्पॉन्डेड टू इन्वेजन? तो ये जो हमने टेक्स्ट अभी पढ़ा, इससे क्या पता चलता है? ये जो हमारे यहाँ के लोग थे, स्वदेशी जो लोग थे, उनकी आक्रमणों के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में हमें क्या पता चलता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते थे कोई अगर इन्वेजन हो रहा है तो, कोई आक्रमण हो रहा है तो। देन व्हाई डू यू थिंक द क्वीन चोज टू गिव अवे हर ट्रेजर? रानी ने ऐसा क्यों सोचा कि अपना खजाना उन्हें दे देना चाहिए? एंड व्हाट डज दिस रिवील अबाउट द रोल ऑफ विमेन इन वॉरफेयर? कोई भी युद्ध होता था उसमें विमेन का क्या रोल होता था? तो आपको इसको पढ़ के क्या समझ में आया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। So what does this suggest about how indigenous people respond to invasion? तो ये दिखाता है कि they showed strong resistance. वो प्रतिरोध करते थे, साहस दिखाते थे, courage and determination, दृढ़ निश्चय दिखाते थे कि कोई भी इन्वेडर है उससे हम डरेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे। रानी ने अपना खजाना देने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि टू मोटिवेट सोल्जर, सोल्जर इससे मोटिवेट होंगे, पीछे नहीं हटेंगे, उनका जो रोकने की प्रतिक्रिया है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगेंस्ट द इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ। नाउ इससे क्या पता चलता है? औरतों का क्या रोल हुआ करता था युद्ध में? तो औरतें भी एक्टिव रोल प्ले किया करती थी, साहस के साथ सामना करती थी, लीडरशिप का रोल भी प्ले करती थी वॉर के टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ विद इन 2 years ऑफ कासिम्स डेथ, कासिम की जब डेथ हुई तो उसके 2 वर्षों के भीतर ही इंडियन चीफ्स रेबेल्ड एंड रीगेन मोस्ट ऑफ द कन्क्वेड टेरिटरी। जो जीत के गया था कासिम, उस सभी एरिया पे जो भारत के चीफ थे, उस वक्त के जो नेता लीडर वगैरह थे, उन्होंने फिर से विद्रोह करके और दोबारा से उस सभी एरिया को, टेरिटरी को जीत लिया। द अरब्स डिड नॉट गिव अप इजिली एंड सून पुश्ड इनटू राजपुताना एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ मालवा। लेकिन अरब शांत बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने फिर से आक्रमण किया, फिर से वो आने लगे और राजपुताना तक मालवा के मध्य क्षेत्रों में आगे बढ़े जीतने के लिए। बट देयर गेन्स वर शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वो ज्यादा समय तक के लिए जीत नहीं पा रहे थे। उनकी जो जीत थी वो अल्पकालिक थी, थोड़े समय के लिए थी। एक इंस्क्रिप्शन है ग्वालियर में, वो बताता है हाउ द गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार के एक इंपॉर्टेंट राजा थे नागभट्ट फर्स्ट, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था पहले, है ना। क्रश्ड द लार्ज आर्मी ऑफ पावरफुल मल्लेज किंग, ये जो मल्लेज किंग थे, इनकी पावरफुल आर्मी को गुज्जर प्रतिहार के राजा नागभट्ट ने हरा दिया। मलेज क्या वर्ड है? मलेज ये टर्म जो है ओरिजिनली रेफर किया जाता था ऐसे लोगों के लिए जो क्लियरली नहीं बोल पाते थे या नहीं बोलते थे वैदिक कल्चर को, नहीं समझते थे वैदिक कल्चर को, जो स्पष्ट भाषा नहीं बोल पाते थे और वैदिक कल्चर फॉलो नहीं करते थे, तो उन्हें मलेज कहा जाता था। बाद में उन्हें जो विदेशी है उनको, उनके लिए ये वर्ड यूज होने लग गया। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। सुलेमान 19th सेंचुरी का एक मर्चेंट है, व्यापारी है एंड ट्रैवलर, मेक्स दिस कमेंट ऑन अ गुज्जर प्रतिहार रूलर। एक गुज्जर प्रतिहार के राजा के ऊपर सुलेमान का कमेंट है, तो उसका क्या कहना था? दिस किंग, ये जो राजा है, ये मेंटेन करता है न्यूमरस फोर्सेस, इसके पास बड़ी सेना है। कोई भी दूसरा राजकुमार जो इंडिया का है इतना फाइन नहीं है कैवलरी में, मतलब इतने अच्छे से उसे घुड़सवारी नहीं आती होगी जितनी इस राजा को आती है। ही इज अनफ्रेंडली टू अरब, अरब से इसकी कोई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। देयर इज नो ग्रेटर फोय ऑफ मोहम्मदन फेथ देन ही, मतलब जो मुस्लिम धर्म है उसका इस राजा से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। ही हैज रिचेस एंड हिज कैमल्स एंड हॉर्सेस आर न्यूमरस, उसके पास बहुत सारा धन है, उसके पास ऊंट है, घोड़े हैं। देयर इज नो कंट्री इन इंडिया सेफर फ्रॉम द रोबर्स। फिर वो लिखता है कि, मतलब बहुत सारी लाइनें हैं बीच में, बाद में यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो सेफ है, जहाँ पे लुटेरे नहीं जा सकते। व्हाई डू यू थिंक द ऑथर कॉल्स द रूलर ऑफ फोय टू द मुस्लिम फेथ? आपको क्या लगता है क्यों ये जो लेखक है सुलेमान है, इसने कहा कि ये जो राजा है गुज्जर प्रतिहार का, इसे मुस्लिम धर्म का दुश्मन या शत्रु क्यों कहा होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो ये जो ऑथर है इसने ऐसा इसलिए कहा होगा बिकॉज द गुज्जर प्रतिहार रूलर स्ट्रांगली रेसिस्टेड अरब इन्वेजन, क्योंकि जब भी अरब के आक्रमणकारी आते थे तो गुज्जर प्रतिहार बहुत स्ट्रांग तरीके से उनका प्रतिरोध करते थे और उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब मुस्लिम रूल इंडिया में फैले ऐसा वो सपोर्ट नहीं किया करते थे, इसीलिए उस राजा को मुस्लिमों का दुश्मन या मुस्लिम धर्म का दुश्मन कहा जा रहा है, ठीक है, या शत्रु कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। Now, the Arabs continue to be frustrated in their advances by the stubborn resistance of Indian rulers who sometimes forged alliances to defeat them. अब अरब क्या हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो भारतीय राजा थे वो कभी कभी तो हाथ मिला लिया करते थे, अलायंस ग्रुप बना लिया करते थे इनको हराने के लिए, है ना, जो अरब के आक्रमण थे उनसे जीतने के लिए। तो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा प्रतिरोध उनका हो रहा था। कश्मीर किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा whom we met earlier, इनके बारे में हमने
हमने पहले भी पढ़ा था, कश्मीर के राजा थे, डिफीटेड एन अरब चीफ 3 टाइम्स, 3 बार एक अरब के चीफ को, लीडर को हराया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द राज तरंगिनी। राज तरंगिनी जो कलहन ने किताब लिखी है उसके हिसाब से ललितादित्य ने 3 बार अरब के चीफ को हराया। ज्योग्राफर अल इस्तखरी ऑब्जर्व दैट after 3 centuries of unremitting efforts, the Arab dominion in India was limited to just 2 petty states in Sindh and Punjab. 300 सालों तक निरंतर उन लोगों ने अनरेमिटिंग मतलब बिना थके एफर्ट्स लगाए कि वो भारत में कंट्रोल कर पाए, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका जो कंट्रोल है लिमिटेड रहा सिर्फ 2 जगहों पर, एक सिंध वाला एरिया और एक पंजाब वाला एरिया। इवन देयर, यहाँ पर भी, ये दोनों जगहों पर भी, दे सर्वाइव्ड ओनली बाय giving up iconoclasm and using native Hindus and Buddhists, collectively called Buddhas, for political purpose. और वहां भी वो लोग क्यों रुक पाए? क्योंकि इवन देयर दे सर्वाइव्ड ओनली बाय गिविंग अप आइकॉनक्लाज्म। आइकॉनक्लाज्म क्या होता है? जो मूर्तियां तोड़ते थे उसको उन्होंने छोड़ दिया, और जो वहां के हिंदू और बुद्धिस्ट लोग थे उनको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया करते थे। बुद्धिस्ट जो है ना बुद्ध कहा गया। ओवरऑल द अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध हैड अ लिमिटेड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट कंपेयर टू देयर कंक्वेस्ट इन अदर रीजन्स वेयर इस्लाम ऑफन रिप्लेस्ड लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड लेड टू मास कन्वर्शन। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें, कुल मिलाकर कहें, तो जो अरबों ने जीत हासिल की कहां पर? सिंध पर। ये बहुत कम था, लिमिटेड था एज कंपेयर टू अदर रीजन, है ना, दूसरे रीजन्स के मुकाबले। जहां पर वो जाते थे तो इस्लाम को रिप्लेस कर देते थे वहां की संस्थान जो भी है उससे, और कन्वर्जन कराया करते थे, वहां के लोगों से धर्म परिवर्तन करा लिया करते थे। लेकिन सिंध में ऐसा नहीं था, वहां उनकी लिमिटेड कंट्रोल थी, पॉलिटिकल और रिलीजियस इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था जितना और जगह पर हुआ करता था। सिंध में अगर हम बात करें, वेदर फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन और बाय कंपल्शन द अरब्स चेंज देयर पॉलिसी। मतलब आप स्ट्रेटेजिक रीजन बोलो, यानी एक रणनीति बोलो उनकी, या कंपल्शन बोलो, एक तरीके से मजबूरी बोलो, विवशता बोलो, अरब ने अपनी पॉलिसी चेंज की। हिंदूज एंड बुद्धिस्ट वर अलाउड टू रीबिल्ड टेम्पल। हिंदुओं को, बुद्धों को कहा गया, अलाउ किया गया कि आप टेम्पल बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। एंड टेम्पल प्रिस्ट वर अलाउड टू कीप देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू। और जो पुजारी होते थे मंदिर के, उनको अलाउ भी किया गया कि जो भी उनकी इनकम है, रेवेन्यू है, उनको वो अपने पास बनाए रख सकते हैं, उसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। आगे देखते हैं। In the worth noting that long before the rise of Islam, India and Arabia were well connected through trade, with ships sailing back and forth with the monsoon winds. Indeed, the word monsoon is borrowed from Arabic mausim, for season. Ship carried not only spices and textile but also ideas, languages and stories across the Arabian Sea. देखो, ऐसा नहीं है कि अरब का ये जो आक्रमण हो रहा है तभी जाके इंडिया और अरब का रिलेशन बना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इस्लाम जब नहीं आया था उससे बहुत पहले, बिफोर दिस इस्लाम अराइज, भारत और जो अरब है उसमें ट्रेड के थ्रू वो लोग जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, व्यापार होते थे, है ना। नावें जो है वो आया जाया करती थी। मॉनसून विंड्स जो है, जिसके कारण हमारे देश में वर्षा होती है अधिकतर, मॉनसून विंड्स जो है, तो मॉनसून जो वर्ड इवन है वो अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है, बना है ना। तो ये मॉनसून विंड शिप को ट्रेवल करने में बहुत मदद किया करती थी। ये जो जहाजें हैं क्या लेकर आते थे? नॉट ओनली स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, सिर्फ मसाले या कपड़े ही नहीं ट्रेड किया करते थे, बल्कि आइडियाज, जो विचार हैं, भाषा है, स्टोरीज है, एक जगह से दूसरी जगह, वो अरेबियन सी को क्रॉस किया करती थी। मतलब अरब से लेकर इंडिया तक आती थी और इंडिया से लेकर अरब तक जाती थी। तो ये एक्सचेंजेस पहले भी थे, लेकिन इस्लाम जब उदय हुआ तो एक अलग तरीके का, आप देख सकते हैं, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। ठीक है, तो अरब्स का पहले से भी रिलेशन था इंडिया के साथ। नाउ थिंक अबाउट इट, द टेबल लिस्ट कॉमन एवरीडे वर्ड्स हाईलाइटिंग देयर सिमिलर प्रोनाउंसिएशन अक्रॉस द 3 लैंग्वेजेस। संस्कृत में, अरेबिक में और इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जो डेली की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, और इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो मिलते जुलते हैं। बाय कंपेयरिंग दीज साउंड यू कैन आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड और शेयर कॉमन रूट्स इन ऑल द 3 लैंग्वेजेस। इन तीनों भाषा में ये शेयर होते हैं, कॉमन रूट्स है इनके। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है संदल या सैंडलवुड, हमें हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? चंदन, या संस्कृत में चंदना। ठीक है, तंबूला, तुनबुल, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पान। ठीक है, कपूर जो हम बोलते हैं, तो ये इसमें काफुर बोला जाता है, कैम्फर। पिपली, फिलफिल, इसे पेपर बोला जाता है। ओके, नाउ आगे दिया हुआ है डोंट मिस आउट।
Let us just read. Most significant cultural interaction are perhaps in the field of science, since especially in the 9th century. जैसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, आपको जानने को मिलेंगे कि साइंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए, स्पेशली इन 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में क्या हुआ, संस्कृत टेक्स्ट जो है मैथमेटिक्स के, एस्ट्रोनॉमी के और मेडिसिन के, ये ट्रांसलेट किए गए अरेबिक भाषा में, नोटेबली इन बगदाद, विशेषकर बगदाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया. अमंग मैनी अदर थिंग्स द अरब्स एडॉप्टेड इंडियाज डेसिमल न्यूमरल सिस्टम विद द जीरो. जो हमारा डेसिमल सिस्टम था दशमलव वाला, जीरो भी जो था, इनको अरब्स ने अडॉप्ट किया अलोंग विद द इंडियन न्यूमरल्स, और हमारे जो नंबर्स थे उन्हें भी अडॉप्ट किया अरब्स ने. देयर मैथमेटिशियंस एक्नॉलेज द इंडियन ओरिजिन ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी न्यूमरल सिस्टम, बट वंस ट्रांसमिटेड टू यूरोप बाय द अरब्स दीज न्यूमरल्स बिकेम नोन एज अरेबिक न्यूमरल्स. ये इंडिया से गए, लेकिन अरब से होते हुए यूरोप में जब ये पहुंचे तो अब इनको कैसे जाना जाने लगा, अरेबिक न्यूमरल्स के नाम से जाना जाने लगा. लेकिन ये कहां से शुरुआत हुए थे, इंडिया में. Nowadays, several dictionaries add the term Hindu-Arabic numerals. अब बहुत सारी डिक्शनरी में आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे. You will come across this important example of cultural transmission in your mathematics textbook. आपके मैथ की टेक्स्ट बुक में बहुत जगह पर ये कल्चरल ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया है. अब आगे देखते हैं. टेकिंग स्टॉक, अब एक सारांश या समरी जैसा दिया हुआ है. एज वी स्टेटेड एट द स्टार्ट, दिस चैप्टर ऑफर्स ओनली अ ब्रीफ सर्वे ऑफ द मेन फिगर्स एंड डेवलपमेंट्स इन दिस टर्बुलेंट पीरियड. ये जो चैप्टर है इसमें हमने शुरू में ही बात की थी कि टर्बुलेंट पीरियड इसे कहा जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे घटित हो रही थी. इसके कुछ ही चीजों को हम पढ़ पाए हैं इस चैप्टर में. न्यूमरस डायनेस्टीज रोज एंड फॉल, बैटलिंग वन अनदर बट समटाइम्स आल्सो इन अलायंस विद वन अनदर. मतलब बहुत सारी डायनेस्टीज थी जो युद्ध कर रही थी, आपस में ही लड़ रहे थे. कोई कभी कभी वो लोग अलायंस भी बना रहे थे, ग्रुप भी बना रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट. A few of the more powerful kingdoms rose to the status of empires. अब ये जो किंगडम्स है, छोटे छोटे किंगडम्स, कुछ ही इनमें से ऐसे बने जो मिलकर क्या बने, एम्पायर्स बने, साम्राज्य बने. नहीं तो राज्य हुआ करते थे. ठीक है, तो कुछ ही राज्य ऐसे थे जो पावरफुल एम्पायर्स बने, बट रेयरली मैनेज टू कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया और टू लास्ट मोर देन अ कपल ऑफ सेंचुरी. लेकिन बहुत बड़ा पार्ट ये एम्पायर्स भी कवर नहीं कर पा रहे थे, है ना. इनका कंट्रोल ज्यादा जगह पर नहीं हो पा रहा था और कुछ ही सेंचुरीज ज्यादा से ज्यादा ये सर्वाइव कर पा रहे थे. जैसे चीफ डायनेस्टीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी, पुष्य भूतीज एंड करकोतास, पालाज एंड वर्मन्स, ईस्टर्न चालुक्यास, पल्लवास एंड चोलास, पांड्याज एंड चेरास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, गुजर प्रतिहारास. ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है चीफ डायनेस्टीज जो कवर की गई इस चैप्टर में, विद वेरी अप्रोक्सीमेट इंडिकेशन ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन. नाउ थिंक अबाउट इट. आगे दिया गया है, वी हैव मेट सम 12 डायनेस्टीज इन चैप्टर. कुछ 12 डायनेस्टीज के बारे में हमने पढ़ा. डायनेस्टीज यानी राजवंश, 12 राजवंशों के बारे में हमने पढ़ा. इसी समय में बहुत सारी और एग्जिस्ट थी राजवंश इंडिया में, जैसे भंजास, छापास और छवड़ास, गुहिलास, कलचुरीज, कदम्बास, मैत्राकास, मौखरीज, सेंधावास, शैलाहारास, सोमावंशीज, तोमर्स, उत्पाल्स, परमारास, चमहानास, गंगास, मोस्ट ऑफ देम विद सेवरल ब्रांचेस. और इनके भी अलग अलग ब्रांचेस थे. यू नीड नॉट रिमेंबर देम, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट दैट वी विल मीट द लास्ट 3 इन द नेक्स्ट चैप्टर. इनमें जो लास्ट 3 हैं, परमारास है, चौहान है और गंगास है, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. द लिस्ट इज मेयरली टू गिव अ सेंस ऑफ डेप्थ एंड रिचनेस ऑफ आवर कंट्रीज हिस्ट्री. ये सिर्फ सूची इसलिए दी गई है ताकि आपको पता चले कि हमारे जो देश का इतिहास है उसमें कितनी ज्यादा गहराई है, डेप्थ है और कितनी ज्यादा रिचनेस है, यानी समृद्धि है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, एट द सेम टाइम दिस वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनल कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन मतलब होता है एकजुटता, एकीकरण करना. इसी समय पर क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे. जो रीजन्स है, छोटे छोटे एरिया है, उनको कंसोलिडेट किया जा रहा था, मिलाया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था. फार फ्रॉम बीइंग हिस्टोरिकल वॉइड, इट विटनेस्ड द डायनेमिक इंटीग्रेशन ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप. मतलब ये नहीं कह सकते थे कि इस समय में कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसमें नए सोशल और पॉलिटिकल, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं. फ्लरिशिंग ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस एंड मेजर एडवांसेस इन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. अगर हम बात करें कि भाषाओं की, तो संस्कृत में और जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें बहुत सारे लिटरेचर, किताबें वगैरह लिखी जा रही थी. बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर के जो डिजाइन हैं, तरीके हैं, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे थे. अगर हम बात
करें, स्कल्पचर जो मूर्ति कला वगैरह है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। न्यू फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट एंड न्यू रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्प्रेड, नए नए दार्शनिक विचारधाराएं आ रही थी, नए नए सोच बन रहे थे और जो नए नए जो धार्मिक विचार है वो फैल रहे थे। रीडिफाइनिंग एंड एनरिचिंग द सबकॉन्टिनेंट्स कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लैंडस्केप दो ऑन द सेम एंशिएंट फाउंडेशन। इसे हम क्या कह सकते हैं, जो एंशिएंट मतलब प्राचीन जो हमारी बेस है उसी के ऊपर ये नए नए जो चीजें हैं वो डेवलप हो रहे थे। लास्टली इंडिया शोड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन एंड अ कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल रिन्यूएबल। भारत ने जो विदेशों से आक्रमण हो रहे थे उनके सामने दृढ़ता से, है ना, रेजिलियंस शो किया, मतलब प्रतिरोध किया। और ये जो फॉरेन इन्वेजन थे उनके अगेंस्ट पॉलिटिकल रिन्यूएबल मतलब कि जो शासन व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको दोबारा से बनाने की क्षमता को भारत ने दिखाया। नाउ आगे ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बुक में जो समरी दी गई है बिफोर वी मूव ऑन वो देख लेते हैं। जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो वहां पर बहुत सारे पावरफुल किंगडम राइज होने लगे, आगे आने लगे। कोई भी सिंगल पावर नहीं बना जो मेंटेन कर सके लास्टिंग सुप्रीमेसी, क्योंकि आपस में उनमें राइवल थे, लड़ाइयां हो रही थी। हैड कंपेरेबल मिलिट्री स्ट्रेंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस, मतलब कि उनके जो प्रतिद्वंदी राज्य थे उनके पास समान सैन्य शक्ति थी, सभी बराबर थे, तो कौन किसके अगेंस्ट जीत सकता था, है ना। जो उनकी शासन व्यवस्था थी वो सब सेम थे, रणनीतिक दृष्टिकोण सेम थे। इस कारण से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे हु केम टू इंडिया ऑफन असिमिलेटेड एंड ओन हर कल्चरल ट्रेडिशन, जो विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आते थे यहीं की संस्कृति में घुल मिल जाते थे इंडिया की। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम, लेकिन जब इस्लाम आया तो सिचुएशन बदल गया। While Arab armies achieved military success elsewhere, they struggled for a long time before making their first significant reach into the subcontinent. अरब की जो आर्मी थी वो हर जगह हम देख रहे थे कि मिलिट्री सक्सेस उनको मिल रही थी, लेकिन इंडिया में, हमारे उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में अपनी पहली जीत के लिए उन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ देखो, स्ट्रगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ regardless of their own inclination, rulers generally patronize Hinduism, Buddhism and Jainism, promoting a vibrant cultural pluralism. The period saw the rise of Bhakti tradition, which soon spread across the India. मतलब राजा किस धर्म को मान रहा है, किस ग्रुप को मान रहा है, किस थॉट को मान रहा है, उसके बावजूद राजा जो है सभी धर्मों को बराबर देखते थे। तो इससे क्या पता चलता है, प्लूरलिज्म, मतलब कि बहुत सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलना। दिस पीरियड सॉ, यहीं पर भक्ति ट्रेडिशन का राइज हुआ जो पूरे इंडिया में फैल गया। यहीं पर हमें रिमार्केबल अचीवमेंट्स देखने को मिले भाषा के क्षेत्र में, लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में और टेक्नोलॉजीज में। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जातीज बढ़ गई, जिससे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन वर्ण जाति सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल रहा, मतलब कि एक जाति से दूसरी जाति में अगर आप जाना चाहते हैं तो इतना टफ नहीं था। ठीक है, ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड कनेक्टेड लोकल इकोनॉमीज विद डिस्टेंट मार्केट। इस समय जो व्यापार वगैरह हुआ करते थे वो एक दूसरे बाजारों को जोड़ा करते थे। डिस्टेंट मार्केट्स मतलब दूर दूर के बाजारों को जोड़ा करते थे, चाहे वो इंडिया के बाजार हो एक जगह से दूसरी जगह या अब्रॉड विदेशी। स्परिंग अर्बन ग्रोथ, फोस्टरिंग कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इंटीग्रेटिंग इंडिया इनटू अ ब्रॉडर ट्रेड नेटवर्क्स। इसकी वजह से क्या हुआ, शहरीकरण हुआ, अर्बन ग्रोथ हुआ, फिर कल्चर एक्सचेंज हुए। जो व्यापारी आते थे वो हमारे कल्चर को जानते थे, हम उनके कल्चर को जानते थे। इंडिया का अगर हम बोले एक ब्रॉडर ट्रेड नेटवर्क बना, है ना, जिसके थ्रू व्यापार बहुत ज्यादा फला फूला। तो ये चैप्टर की समरी थी बेटा। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो जैसे पहला है, इफ यू लिव्ड इन कन्नौज ड्यूरिंग द स्ट्रगल बिटवीन पालाज एंड प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटा, हाउ वुड इट चेंज योर डेली लाइफ एंड योर एस्टिमेट ऑफ द रूलर्स? राइट अ लेटर ऑन दिस टू योर फ्रेंड लिविंग इन कांचीपुरम। आप कांचीपुरम में, आपका एक दोस्त रहता है, उसको लेटर लिख के बताइए कि आपके डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता अगर आप उस समय में रह रहे होते जब कन्नौज में स्ट्रगल चल रहा था तीनों के बीच में, पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास के बीच में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस तरीके से लेटर लिख सकते हैं। कन्नौज, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, डेट, डियर फ्रेंड, आई होप यू आर वेल। लाइफ हियर इन कन्नौज हैज बिकम अनसेटल्ड ड्यू टू फ्रीक्वेंट वॉर्स बिटवीन दीज थ्रीज। कि आशा करता हूं या करती हूँ कि तुम ठीक होगे। कन्नौज में जो लाइफ है अनसेटल है, मतलब स्टेबल नहीं है। तीनों जो ये ग्रुप्स हैं, पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास, इनके बीच में युद्ध होते रहते हैं। ट्रेड एंड ट्रैवल आर ऑफन डिस्टर्ब, व्यापार डिस्टर्ब होता है, कहीं आना जाना डिस्टर्ब होता है। पीपल लिव विद कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी, लोगों को कुछ क्लियर डायरेक्शन है ही नहीं। रूलर्स जो है आर पावरफुल एंड एम्बिशियस, जो राजा है वो बहुत पावरफुल है, एम्बिशियस है, बट देयर राइवलरी अफेक्ट पीस एंड स्टेबिलिटी इन एवरीडे लाइफ। जो इनकी राइवलरी
है, दुश्मनी है, ये डेली की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। कंडीशंस आर कामर इन कांचीपुरम, कांचीपुरम में कंडीशंस अच्छी हैं। डू राइट बैक, दोबारा लिखना। टेल मी अबाउट योर लाइफ देयर, आपकी लाइफ वहां पर कैसी है वो बताओ। योर लविंगली, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, एम्पेयर्स एंड किंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्रोल्ड ओनली कोर रीजन एंड गवर्न्ड अदर रीजन थ्रू सबऑर्डिनेट वसल्स। मतलब जो राजा होते थे या मेन जो सम्राट है या राजा है, वो मेन एरिया पे, कोर एरिया जो है वहां पर कंट्रोल रखते थे, बाकी जगह पर वो वेसल यानी सामंत वगैरह रख दिया करते थे शासन संभालने के लिए। तो इसका एडवांटेज क्या है, चैलेंजेस क्या है सच सिस्टम का, वो हमें बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ में एडवांटेजेस बताने हैं, मतलब फायदे क्या क्या है। तो जो लोकल राजा है उसको उस रीजन के बारे में अच्छे से पता है। लार्ज एरिया कैन बी गवर्न विद फ्यूअर रिसोर्सेज, और क्विक एडमिनिस्ट्रेशन होगा थ्रू लोकल नेटवर्क्स के थ्रू, है ना। देन चैलेंजेस क्या है, रिबिलियन का रिस्क रहता है कि जैसे ही कोई सामंत पावरफुल हुआ तो वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर देगा। सेंट्रल कंट्रोल वीक रहता है उस एरिया में। अगर वेसल की लॉयल्टी है तब तो ठीक है, अगर लॉयल्टी ऑफ वेसल में चेंज ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, अगर लड़ाई वगैरह हो रही है तो उनकी जो लॉयल्टी है वो चेंज हो सकती है राजा के प्रति। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हाट वेज वर द इन्वेजन ऑफ हुन्स एंड अरब्स डिफरेंट इन देयर एम्स, मतलब हुनों का और जो अरब का आक्रमण था, इन्वेजन था, वो कैसे अलग था, उनका मकसद कैसे अलग था, मेथड कैसे अलग था, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, ये बताना है, अलग अलग, है ना। इसे हमें राइट अप लिखना है, डिस्कस करना है और प्रेजेंट करना है क्लास में। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हुनास जो थे ये मेनली रेडर्स थे और वॉरियर्स थे। बाद में ये असिमिलेट हो गए, इंडियन सोसाइटी में ही घुल मिल गए और यहीं के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अरब जो थे, इनका इन्वेजन जो है रिलीजियस और पॉलिटिकल एम था इनका, ये यहाँ पर आके कंट्रोल करना चाहते थे। ये ज्यादा ऑर्गेनाइज थे और इनका लास्टिंग इम्पैक्ट था सिंध में। सिंध में इनका बहुत समय तक कंट्रोल रहा, इम्पैक्ट रहा, दो देयर एक्सपेंशन वाज लिमिटेड इन इंडिया, ठीक है, लेकिन इंडिया में उतना ज्यादा नहीं था, सिंध में हमें देखने को मिलता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेजिन यू आर अ कॉमन सिटीजन वॉचिंग द प्रयाग असेंबली, प्रयाग असेंबली आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पर आप एक साधारण नागरिक हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट टू हर्षा गिविंग अवे मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, हर्षवर्धन ने अपनी बहुत सारी वेल्थ जो है, धन जो है वो दे दिया, गिव अवे कर दिया, दान कर दिया, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसका आंसर बताना। चलिए देखते हैं। दिस एक्ट वुड इंस्पायर, इंस्पायर कर सकता है एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बढ़ती है उनके प्रति, है ना। इट शोज दैट हर्षा वैल्यूड जेनरोसिटी, ड्यूटी एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन पर्सनल वेल्थ, मतलब जो खजाना है, जो पैसा है, उससे ज्यादा उनके लिए उनकी ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हर्षवर्धन के लिए, उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस एक्ट से हमें यही पता चलता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। आपको ग्रुप्स बनाने हैं। लेट ईच ग्रुप चूज वन अलवर एंड वन नयनार, आप कोई से भी एक अलवर या कोई से भी एक नयनार संत के बारे में चुन सकते हैं। उनकी बायोग्राफी के ऊपर पोस्टर या बुकलेट रेडी करेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी को इंक्लूड करेंगे, कोई सैंपल पोयम या कुछ भी उस पर लिख सकते हैं। तो ये आप खुद से करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे किसी भी दो जने को आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अंडाल लिया है अलवर से, जो विष्णु के डिवोटी थे और इन्हें डीप डिवोशन और पोएट्री के कारण जाना जाता है। इनकी पोएट्री जो है उसमें लव और सरेंडर टू गॉड के बारे में बताया गया है। नयनार ये शिव भक्त थे अपार, और स्प्रेड भक्ति थ्रू सिंपल हिम्स, जो मंत्र वगैरह है उससे उन्होंने भक्ति को स्प्रेड किया, और डिवोशन ओवर रिचुअल्स, मतलब जो रीति रिवाज है उससे ज्यादा उन्होंने भक्ति भाव के ऊपर फोर्स किया। ठीक है, तो आप इनकी फोटोज भी लगा सकते हैं नोटबुक में जो चैप्टर में दी गई थी, और जो भी उनकी पोएम्स वगैरह है वो आप लिख सकते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। You will notice that our maps show only ancient names for the kingdoms, capitals and main cities. जो भी मैप्स हमने चैप्टर में देखे वहां पर प्राचीन नाम दिए गए हैं, तो आपको मैप्स को पेंसिल से उस पर मार्क करना है मॉडर्न नेम्स क्या है ना, ओरिजिनल नेम्स के आगे। रेफर द करेंट मैप ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू लोकेट दो सिटीज ऑन मैप। तो मैं आपको यहाँ पर जो मॉडर्न नेम्स हैं वो बता देती हूँ, और वैसे मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको बताया भी था। जैसे कन्याकुब्जा जो है कन्नौज के लिए यूज हुआ है, तंजावुर जो है तंजावुर के लिए यूज हुआ है, मान्य खेत जो है मलखेड़ के लिए यूज हुआ है, मालखेड़ा जो है, कांची कांचीपुरम के लिए, उज्जैनी उज्जैन के लिए। तो ये कुछ मॉडर्न नेम्स है एंशिएंट कैपिटल्स के। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, मैच द रूलर और डायनेस्टी विद द सिटी, जो कहाँ के कौन से राजा थे उनका यहाँ पर आपको मैच करना है। ओके, चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रकूटा का मान्य खेत आ जाएगा, गुजर प्रतिहारा उज्जैनी आ जाएगा, चोलास तंजावुर, हर्षवर्धन का कन्याकुब्जा आ जाएगा, और पल्लवास का कांची आ जाएगा। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, पूरा हो गया है। अब इसकी समरी देख लेते हैं, फिर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द समरी। की समरी देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड है वो देख लेंगे।
पहला पॉइंट हमने देखा था बैकग्राउंड ऑफ द पीरियड। गुप्ता एम्पायर जो है 600 सी के अराउंड डिक्लाइन होने लगा था। रीजनल किंगडम्स जो है राइज होने लगे थे। इंस्टेड ऑफ वन लार्ज एम्पायर हमने देखा छोटी छोटी डायनेस्टी बहुत सारी पावरफुल राइज होने लग गई थी और अलग अलग रीजन में रूल कर रही थी। इस पीरियड में हमने देखा पॉलिटिकल राइवलरीज हो रही थी, बट ऑल्सो कल्चरल, रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहे थे। हर्षवर्धन और नॉर्थ इंडिया का हमने देखा था कि हर्षवर्धन कन्नौज से रूल कर रहे थे और उन्होंने अपना किंगडम जो एक्सपैंड कर दिया था नॉर्थ इंडिया में। ही वॉज पैटर्न ऑफ लर्निंग, लिटरेचर एंड रिलीजन, मतलब वो संरक्षण देते थे सीखने के लिए लिटरेचर के प्रति, और रिलीजन जो रिलीजियस चीजें जो होती थी उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे। जो भी कलाकार है उसको संरक्षण दिया करते थे। बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन सभी धर्मों को के प्रति उनका फेथ था। हेल्ड ग्रैंड असेंबलीज एट प्रयाग, वहां पर उन्होंने अपने बहुत सारे धन को, वेल्थ को डोनेट कर दिया था स्कॉलर्स को, यानी विद्वानों को और पुअर को, जो गरीब है उनको। वैनसांग जो चाइनीज पिलग्रिम है वो हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए थे और डिस्क्राइब किया वैनसांग ने कि जो हर्षवर्धन थे ही वॉज अ जस्ट रूलर, मतलब बहुत ही न्यायपूर्ण राजा थे। देन हमने पढ़ा था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो कन्नौज को लेकर था। हर्ष की डेथ के बाद कन्नौज जो है एक इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट का पॉइंट बन गया था। 3 डायनेस्टीज इस लड़ाई में इन्वॉल्व थी, पालास, गुज्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। कोई भी डायनेस्टी इस पे परमानेंट कंट्रोल गेन नहीं कर पाई और लॉन्ग टाइम राइवलरी इनकी बनी रही। देन हमने पढ़ा था मेजर डायनेस्टीज कौन कौन सी थी इस समय की, तो लगभग 12 डायनेस्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले पालास, गोपाल द्वारा फाउंड किया गया ये बंगाल में। मेजर जो इसके पैटर्न थे महायान बुद्धिज्म, मेजर पैटर्न्स थे, संरक्षण देते थे महायान बुद्धिज्म को। इन्होंने यूनिवर्सिटीज जैसे कि विक्रमशिला, नालंदा, इनको सपोर्ट किया। एनकरेज ट्रेड एंड लर्निंग। गुज्जर प्रतिहारा वेस्टर्न इंडिया में ये थे, इन्होंने अरब इन्वेशन को रेसिस्ट किया। किंग भोज जो थे उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर नॉर्थ इंडिया में बनाया। इन्होंने पेट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया हिंदू ट्रेडिशन को, स्पेशली वैष्णविज्म को। राष्ट्रकूटास इनका कैपिटल मान्यखेत था। लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया पे इनका कंट्रोल था। कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा का है वहां इन्होंने इनके समय में बना था। ये सपोर्ट करते थे हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को इक्वली, है ना। देन कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की करकोटा डायनेस्टी वहां पर रूल करती थी। ललिता आदित्य मुक्तपितर जो थे वो इंपॉर्टेंट रूलर थे। देन हिस्ट्री रिकॉर्डेड बाय कल्हन द्वारा एक किताब लिखी गई राजतरंगिनी जो कश्मीर की हिस्ट्री पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट सेंटर था वो संस्कृत लर्निंग का कश्मीर जो है, फिलोसफी का और आर्ट का। कश्मीर शैविज्म डेवलप्ड हियर। देन डेक्कन में हमने पढ़ा था साउथ इंडिया में चालुक्यास जो पुलकेशिन फर्स्ट ने फाउंड किया था, एक्सपैंडेड बाय पुलकेशिन सेकंड। इनकी जो कैपिटल थी वातापी बादामी जो आज हम जानते हैं, नोन फॉर केव टेम्पल एट बादामी एंड आईहोल। फिर पल्लवास के बारे में हमने पढ़ा, कैपिटल इनकी कांची, कांचीपुरम जो हम बोलते हैं। रॉक कट टेम्पल्स बनाए इस समय में ममल्लापुरम में और प्रमोटेड संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर। पांड्यास, चेराज एंड चोलास के बारे में पढ़ा। पांड्यास जो थी इनकी कैपिटल मदुरई में थी, एक्टिव थे ये ट्रेड और कल्चर में। चेराज जो है इन्होंने केरला कोस्ट को कंट्रोल कर रखा था। मैरीटाइम मतलब समुद्री जो व्यापार होता है उसमें ये एक्टिव थे। चोलास जो है री इमर्ज हुए विजयालय के समय में और इनकी जो कैपिटल है वो तंजावुर में थी। इन्होंने स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया, एफिशिएंट, इनका शासन व्यवस्था बहुत एफिशिएंट थी और नेवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फेमस ये टेम्पल्स के लिए फेमस थे, इरिगेशन यानी सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके लिए फेमस थे और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वगैरह बनाने के लिए। देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, जो किंग थे, राजा थे, वो रूल करते थे कोर एरियाज डायरेक्टली और आउटर एरिया वो दे देते थे सामंताज को या वसल बोला जाता है। विलेज जो है एंजॉय करता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो गांव का एरिया है सबसे बेसिक यूनिट है वहां पर सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी। जाति सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी लेकिन फ्लेक्सिबल थी क्योंकि बहुत सारी जातियां डेवलप होने लगी थी। विमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती थी इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ में। कुछ रानियों के हमने एग्जाम्पल भी देखे थे जो रूल किया करते थे। रिलीजन और कल्चर की अगर हम बात करें तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस था, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म सब मिलजुल कर साथ में रहा करते थे। भक्ति ट्रेडिशन का राइज हुआ, स्ट्रेसिंग पर्सनल डिवोशन की भक्ति भाव, एक व्यक्ति कैसे अपने आप को डिवोट कर सकता है गॉड के प्रति, वो इसमें दिखाया गया है। देन अलवर्स, वैष्णवाइट्स और नयनार शैवाइट्स स्प्रेड भक्ति थ्रू तमिल हिम्स यानी मंत्र। वैष्णवाइट्स जो विष्णु भगवान के भक्त थे और नयनार जो है शिव भगवान के भक्त थे। ग्रोथ ऑफ टेम्पल्स एज कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर। देन साइंस एंड नॉलेज के क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे विद्वान हुए जैसे ब्रह्मगुप्त, भास्कर फर्स्ट, महावीर इस समय में। देन मेजर एडवांसेस इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जीरो की शुरुआत हुई। अलजेब्रा एंड
देन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई। इंडियन नॉलेज स्प्रेड टू अरब वर्ल्ड एंड यूरोप, और यूरोप में बहुत सारी चीजें अरब के थ्रू फैली, और अरब में कहाँ से, इंडिया से ही सारी नॉलेज गई। देन फॉरेन इन्वेशन, मतलब जो आक्रमणकारी थे विदेशी, उनके बारे में हमने पढ़ा। हुनास और अरब के बारे में इसमें दिया हुआ था इस चैप्टर में। हुनास जो है 6th सेंचुरी में इंडिया में एंटर हुए, उन्होंने इंडियन रूलर्स जो थे यशोधर्मन, उनको हराया, बाद में एसिमिलेट हो गए इंडियन सोसाइटी में। अरब मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू इन्होंने लेड किया और सिंध एरिया को कन्क्वेयर किया। बहुत ज्यादा इन्हें प्रतिरोध सहना पड़ा भारतीय राजाओं का। उनका जो कंट्रोल है लिमिटेड रहा सिंध और पंजाब रीजन में, एंड इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिस कंटिन्यूड। वहां जहां पर इनका कंट्रोल भी था, वहां पर भी जो लोग हैं वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिया के लोग फॉलो कर रहे थे। ओवरऑल अगर सिग्निफिकेंस की बात करें इस समय की, अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल चेंज बट कल्चरल कंटिन्यूटी थी। इंडिया शोड रिजिलियंस एब्जॉर्बिंग इन्वेडर्स एंड आइडियाज। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा गया रीजनल कल्चर का, डिवोशन का, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। सो विद दिस वी आर डन विद द समरी। अब हम एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर पावर शिफ्टेड मेनली टू, पावर किसके पास आ गई, फॉरेन रूलर्स, रीजनल किंगडम्स, विलेज काउंसिल्स या ट्रेडर्स। फिर हर्षवर्धन का कैपिटल कहाँ था, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, कन्याकुब्जा जिसे कन्नौज कहते हैं, तंजावुर। चाइनीज पिलग्रिम जो था, चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन आया था, फाहियान, हुएनसांग, आयत सिंह या मेगास्थनीज। स्ट्रगल ऑफ फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज इज नोन एज, इस स्ट्रगल को क्या कहते हैं, सदर्न कन्फ्लिक्ट, गुप्ता स्ट्रगल, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, डेक्कन वॉर। विच डायनेस्टी रूल्ड बंगाल एंड बिहार, पाला, चोलास, पल्लवास या राष्ट्रकूटा। बिहार और बंगाल पे किसका रूल था। कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा कौन सा था, कांची, मान्याखेत, मदुरई या उज्जैनी। कैलाश नाथ टेम्पल जो है एलोरा में, वो कब बना था, पल्लवास के समय, पालास, राष्ट्रकूटास या चोलास। पल्लवास रूल मेनली फ्रॉम मदुरई, कांची, तंजावुर या कन्नौज। पल्लवास ने कहां से रूल किया था। भक्ति मूवमेंट का एम्फेसिस क्या था, रिचुअल सेक्रीफाइस, रॉयल अथॉरिटी, पर्सनल डिवोशन या वॉरफेयर। देन अरब वर मेनली सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग एंटायर इंडिया, डेक्कन या सिंध या बंगाल। तो ये हो गए हमारे एमसीक्यू। अब हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। हर्षवर्धन रूल फ्रॉम सिटी ऑफ डैश। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इन्वॉल्व्स द पालास, प्रतिहारास एंड डैश। पालास वर पैट्रन ऑफ डैश बुद्धिज्म। मान्यखेता was capital of the dash dynasty. Pallavas built rock cut temples at dash. Cholas had their capital at dash. Local rulers who governed areas under kings were called dash. Then Bhakti saints of Tamil Nadu were called Alwars and dash. Arab invasion of Sindh was led by dash. Indian mathematics included the concept of dash. आप खुद से मार्क करिएगा तब आंसर्स देखिएगा। ओके, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। After the Guptas, India was ruled by one strong empire. Harshvardhan supported Buddhism but respected all religion. Kannauj was an unimportant city in this period. The Palas ruled mainly in eastern India. Rashtrakuta supported only one religion. Pallavas contributed to temple architecture. Women had no role in political life during this period. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ये, है ना। The Bhakti movement spread devotion across India. Arabs easily expanded across the entire subcontinent. ट्रेड हेल्प्ड कल्चरल एक्सचेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स मार्क करना है। अब मैच देन देख लेते हैं। ये 10 है, आप देख लीजिएगा, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, जैसे हर्षवर्धन कहाँ से बिलोंग करते थे, या पालास, देन राष्ट्रकूटास, पल्लवास, चोलास, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या है, फिर कैलाशनाथ टेम्पल, हुएनसांग कब आए थे, भक्ति मूवमेंट और मोहम्मद बिन कासिम। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ 10 है, आप इनको रीड कर लीजिएगा। अभी हम आंसर्स देखेंगे तो ये सारे रीड करूंगे, है ना, और लॉन्ग आंसर भी यहाँ पर 10 है। यू कैन सी द क्वेश्चन। चलिए अब आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू में मैंने रीजन भी दे दिया है ताकि 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। जैसे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर कोई भी बड़ी पावर नहीं आई, है ना, रीजनल किंगडम्स में पावर जो है शिफ्ट हो गई। आफ्टर द गुप्तास मैनी रीजनल डायनेस्टी इमर्ज्ड अक्रॉस इंडिया। देन हर्षवर्धन का कैपिटल कौन सा था, कन्याकुब्जा, कन्नौज जो है वहां से उन्होंने रूल किया था। चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे और उनके रूल के बारे में लिखा भी है। देन फोर्थ है स्ट्रगल जो कन्नौज के ऊपर हो रहा था उसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, जो 3 डायनेस्टीज के बीच में हो रहा था। कौन सी डायनेस्टी बंगाल और बिहार में रूल कर रही थी, तो पालास। ठीक है, देन कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा वाज मान्यखेत। देन कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास, ये राष्ट्रकूटा के समय में बना। पल्लवास ने कहां से रूल किया, मेनली कांची, कांचीपुरम वाज द पल्लवास कैपिटल। भक्ति मूवमेंट का मेन मोटिव था कि पर्सनल डिवोशन, अपने आप को डिवोट कर देना, समर्पित कर देना। देन अरब्स वर मेनली सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द सिंध, है ना, वहां पर उन्होंने कंट्रोल किया था। फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर
आंसर दे दिए मैंने। हर्षवर्धन ने कन्याकुब्जा से रूल किया था। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में था। पालास जो थे महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, मानते थे या पैट्रोनेज देते थे। मान्यखेत जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की कैपिटल थी। पल्लवास बिल्ट टेम्पल्स एट ममल्लापुरम। चोलास का कैपिटल तंजावुर में था। सबऑर्डिनेट रूलर्स वर नोन एज सामंतास। सामंता के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में, वी से स्टार्ट होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है वो। भक्ति सेन जो थे उन्हें अलवर्स और नयनार्स कहा जाता था। सिंध वॉज इन्वेडेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। किस साल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को इन्वेड किया? क्या आप मुझे ईयर बता सकते हैं? इंडियन मैथमेटिक्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। नाउ अब हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। आफ्टर द गुप्ता इंडिया वॉज रूल्ड बाय वन एम्पायर। नहीं, तब पावर शिफ्ट हो गई थी रीजनल किंगडम में, कोई भी एक बड़ा एम्पायर नहीं बन पाया था। हर्षवर्धन ने सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया था। यस, ही सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड टॉलरेटेड अदर फेथ्स। कन्नौज वॉज कैपिटल टू पॉलिटिकल राइवलरी। यस, इट वॉज फोकस ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। पालाज ने वेस्टर्न इंडिया में रूल किया था। नहीं, उन्होंने ईस्टर्न इंडिया में रूल किया था। राष्ट्रकूटा ने सपोर्ट किया था सिर्फ हिंदुइज्म को। फॉल्स, दे सपोर्टेड मल्टीपल रीजन। पल्लवास कॉन्ट्रीब्यूटेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर। यस, दे बिल्ट रॉक कट टेम्पल। Women had no role in period. नहीं, queens played political and military roles. Bhakti movement spread devotion. True, it focused on personal faith. Arab ruled most of the India. नहीं, उनका जो कंट्रोल था लिमिटेड था सिंध तक. Trade encouraged cultural exchange. True, goods and ideas travel through trades. अब मैच टाइम देख लेते हैं। ये करेक्ट आंसर्स मैच है, आप देख सकते हैं। हर्षवर्धन कन्नौज से जुड़े हुए, पालाज जो है बंगाल, राष्ट्रकूटा मान्यखेत, पल्लवास कांची से, चोला तंजावुर से, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज से रिलेटेड था, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, हुआनसांग चाइनीज पिलग्रिम थे, भक्ति मूवमेंट जो है डिवोशन से रिलेटेड है, और मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे इनका कंट्रोल था। ठीक है, तो ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। नाउ अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें पहला है, हु वाज हर्षवर्धन? हर्षवर्धन एक पावरफुल रूलर थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में 7th सेंचुरी सी से रूल किया था। ही रूल्ड फ्रॉम कन्याकुब्जा कन्नौज एंड वाज नोन फॉर हिज जस्ट रूल एंड जेनरोसिटी। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या है? ये एक लॉन्ग कन्फ्लिक्ट है टू कंट्रोल ओवर कन्नौज। इट वाज फॉट बिटवीन पालास, गुज्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। पालास कौन थे? पालास वर रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, मेनली बंगाल एंड बिहार। दे वर ग्रेट पैट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड एजुकेशन। Why was Kannauj important? Kannauj was an important political and economic center. It controlled major trade routes, so many rulers wanted to rule it. What was Bhakti movement? Bhakti movement emphasized devotion to God instead of rituals. It promoted faith, love and equality among people. Then name the capital of Cholas. तो चोला की कैपिटल है तंजावुर, जो बाद में कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर भी बन गया। Who invaded Sindh in 712? मोहम्मद बिन कासिम। यही ईयर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था। इसने लेड किया था अरब फोर्सेस को इस रीजन में। What role did temples play during this period? टेम्पल का क्या रोल था? Temples were center of worship as well as art and learning. They also supported economic activities and development. Who were Samantas? Samantas कौन थे? They were subordinate rulers under powerful kings. मतलब राजा के अंडर जो काम करते थे। They governed local areas and provided military support to the king. Why did regional kingdoms rise after Guptas? क्योंकि कोई भी एक बड़ी पावर बनने जैसा कोई नहीं था। After decline of Gupta Empire, सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो वीक पड़ गई थी। इसकी वजह से जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स बना दिए थे। ओके, अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, डिस्क्राइब द रूल ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, ये देखो बहुत सारे पॉइंट 4 बताए हैं मैंने। 2 मार्क का आता है 2 लिख सकते हो, 3 का 3 और 4 मार्क्स का आता है तो 4 पॉइंट्स। हर्षवर्धन ने रूल किया था नॉर्थ इंडिया फ्रॉम कन्याकुब्जा आफ्टर गुप्ता डिक्लाइन। उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स एंड अलायंसेस। उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रन दिया था लेकिन हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने वेल्थ डोनेट किया था ड्यूरिंग असेंबलीज हेल्ड एट प्रयाग। देन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या था उसको बताना है। कन्नौज एक रिच और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी थी नॉर्थ इंडिया में। पालास, गुज्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा फॉट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे उस पर कंट्रोल करने के लिए। कंटिन्यूस वॉर की वजह से तीनों डायनेस्टी वीक हो गई थी। कोई भी सिंगल पावर नहीं आया सामने जो कि परमानेंट कंट्रोल कर सके। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ पालास। तो पालास ने रूल किया था ईस्टर्न इंडिया को सेवरल सेंचुरीज के लिए। उन्होंने सपोर्ट किया था महायान बुद्धिज्म को। दे पैट्रोनाइज सेंटर ऑफ लर्निंग लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। उन्होंने एनकरेज किया था एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट को। राष्ट्रकूटा और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। राष्ट्रकूटा रूल फ्रॉम मान्यखेत इन डेक्कन। दे कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एट देयर पीक। दे बिल्ट द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। दे सपोर्टेड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। Explain the importance of Pallavas. Pallavas ruled from Kanchi in South India. They developed rock cut and structural
temple architecture. Mamallapuram became an important cultural center. They promoted Sanskrit and Tamil literature. Cholas के rise के बारे में बताना है कि वो कैसे सामने आया. तो Cholas emerged as a powerful dynasty in South India. वो तंजावुर से रूल किया उन्होंने with strong administrative system. उन्होंने irrigation और agriculture को बहुत डेवलप किया. Temple construction and trade flourished under them. Then explain the administrative system of this period. King ruled कोर एरिया. किंग जो है, राजा जो है, कोर एरिया को रूल करते थे, अपने कंट्रोल में रखते थे, और जो छोटे रीजन है वो सामंताज को दे दिया करते थे. विलेजेस एंजॉयड अ डिग्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दिस सिस्टम अलाउ फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन. देन रिलीजियस डेवलपमेंट क्या हुए इस समय में वो बताने हैं. सो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म कंटिन्यू टू फ्लरिश. भक्ति मूवमेंट स्प्रेड कर रहा था डिवोशनल वर्शिप को. संत जो है वो हिम्स वगैरह लिख रहे थे रीजनल लैंग्वेज में. Religion became accessible to common people. Then explain the impact of Arab invasion on India. So Arabs invaded Sindh under Muhammad bin Qasim. Indian rulers strongly उन्होंने resist किया, further expansion नहीं होने दिया अरबों का. Arab rule remained limited to Sindh. Indian social and religious life largely continued unchanged. मतलब लाइफ जो इंडियंस की उसी तरीके से चल रही थी. Why is period considered important in Indian history? ये जो 6 से 10 सेंचुरी का समय हम पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में? क्योंकि यहाँ पे हमें शिफ्ट देखने को मिला एम्पायर से रीजनल किंगडम्स में. इंडिया फेस्ड इन्वेशन बट शोड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस. कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज कंटिन्यूड रही. इस पीरियड में शेप मिला, एक फाउंडेशन मिला मिडिवल पीरियड के लिए. ठीक है, यहाँ से मिडिवल पीरियड की शुरुआत होती है. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस chapter. Finally chapter 3 complete हो गया है. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.